वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। ग्रीटिंग्स एवरीवन। इस सीरीज में हम लोग यूपीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे और इस हाई यील्ड सीरीज का ये लेक्चर नंबर 1 है। यहाँ पे हम जीएस के जो 6 पेपर्स हैं उसमें से एक एक क्वेश्चन को जो है यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये आप वीडियो जो है आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज चैनल पर देख रहे हैं और आप ही हमारा टेलीग्राम का जो ग्रुप है ये जरूर से ज्वाइन कर लें। इसमें आपको सभी अपडेट्स जो है यहाँ पे दे दी जाती हैं। हमारे बहुत सारे मेंस के पेड ग्रुप चल रहे हैं, आप इनमें से इनको ज्वाइन करके जो है अपनी पूरी जो भी आपकी जो जर्नी है यूपीपीएससी की प्रिपरेशन की उसको आप और ज्यादा सरल और बेहतर बना सकते हैं। तो आप ही हमारे जो मेंस के पेड ग्रुप हैं इनको जरूर से ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप खुद और इसका जो है अधिक से अधिक जो है लाभ उठाइए। ठीक है, तो ये काफी सारे हमारे मेंस के जो है 2024 के टेस्ट सीरीज के पेड बैच हैं और जो है यहाँ पे काफी सारे जो है पेड बैच चल रहे हैं। तो अब हम आज के क्वेश्चंस को शुरू करते हैं और हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है पेपर नंबर 1 से और क्वेश्चन है एग्जामिन द मेथड्स अडॉप्टेड बाय द मॉडरेट्स एंड द कॉन्ट्रीब्यूशंस मेड बाय देम इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में नरमपंथियों द्वारा अपनाए गए तरीकों और उनके द्वारा दिए गए योगदान पर जो है वो परीक्षण करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम समझेंगे कि आखिर जो मॉडरेट फेज था वो था क्या। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी वो हुई थी 1885 में और इसका उद्देश्य क्या था कि जो भी कंट्री की जो पॉपुलेशन है, जो कंट्री के सिटीजन्स हैं उनके द्वारा जो भी प्रॉब्लम्स को जो है झेला जा रहा था, जितनी भी मुश्किलें उस टाइम पर उत्पन्न हुई थी ब्रिटिश सरकार द्वारा, उसको डिस्कस करना। ठीक है, और ये जो है ये कास्ट, क्रीड, रिलीजन और लैंग्वेज के जो है वो परे जाके इन्होंने इसकी स्थापना की थी। तो यहाँ पर अगर हम शुरुआती दौर देखें कांग्रेस का जो दो दशक था, ठीक है, जो शुरू के जो 20 इयर्स थे उसको मॉडरेट फेज का जो है नाम दिया जाता है या फिर कांग्रेस का जो उदारवादी चरण है वो जो है शुरू के जो 20 इयर्स थे उसको कहा जाता है। तो यहाँ पर अगर हम मॉडरेट की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे जो मॉडरेट फेज था उसमें उदारवादियों का जो है प्रभुत्व था और जो मॉडरेट्स थे कौन, अगर हम मॉडरेट्स की बात करें तो वो जो है वहाँ पे जो है नरमपंथी क्या चाहते थे, वो सुधार चाहते थे और वो जो है वो ब्रिटिश रूल के अंतर्गत ही रहकर, ठीक है, अंतर्गत ही रह के जो है वहां पे सुधार चाहते थे। उनका ये मानना था कि अगर भारत का आधुनिकीकरण करना है, अगर भारत की जो है प्रोग्रेस करनी है तो उसमें जो है ब्रिटिश शासन जो है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभा सकती है। तो इनका उद्देश्य क्या था कि ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर ही जो है उनमें स्वशासन को जो है वो प्राप्त करना था। सेल्फ रूल जो है वो विद इन ब्रिटिश एम्पायर जो था वो उनको ऑब्जेक्टिव था। तो ये जो मॉडरेट्स थे वो ब्रिटिश न्याय प्रणाली में जो है विश्वास रखते थे और उन्हीं के प्रति जो है वो वफादार थे, लॉयल थे। तो अगर हम मॉडरेट्स की बात करें, कुछ मॉडरेट लीडर्स की, तो उसमें आते हैं दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, डब्ल्यू.सी. बनर्जी और एस.एन. बैनर्जी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। ठीक है, तो ये कुछ मॉडरेट लीडर्स है जिसका कि हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो अब हम आगे देखेंगे कि आखिर उन्होंने क्या, किस प्रकार से जो है क्या मेथड, क्या तरीके जो है वो अपनाए थे ताकि जो है उन्होंने जो है जो भी कंट्रीब्यूट किया है फ्रीडम स्ट्रगल में, ठीक है, तो उन्होंने किस तरीके से कंट्रीब्यूट किया है, हम आगे उसको देखेंगे। तो सबसे पहले है पीसफुल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने शांतिपूर्ण और एवं संवैधानिक जो है आंदोलन किया था। तो जितना भी जो उनका आंदोलन था वो जो कानून है उसके चार दीवारी में ही रहकर उन्होंने जो है यहाँ पर कार्य किया था, क्योंकि उनका मानना था कि जैसे कि हमने पीछे भी देखा है कि जो भी उनका जो कि यहाँ पे ब्रिटिश शासन का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत ही जो है वो अपने स्वशासन, सेल्फ रूल चाहते थे। तो जो भी उनके जो रूल्स थे, ठीक है, जो भी लॉज थे, कानून थे, उसी के चार दीवारी में रहकर इन्होंने काम किया था। इसी की वजह से जो है इनकी जो पॉलिटिकल प्रोग्रेस जो थी वो बहुत ही ज्यादा स्लो थी। उन्होंने शांतिपूर्ण और जो है अहिंसात्मक, नॉन वायलेंट मीन्स जो है अपनाए थे। इसके बाद हम देखेंगे, अच्छा, इसमें अगर हम देखें तो इनकी जो
स्ट्रैटेजी जो थी वो, उसको हम कह सकते हैं कि उनकी जो है, उन्होंने दो स्ट्रैटेजी पे काम किया था। पहला क्या था कि जो भी यहाँ के जो लोग थे, जो भी सिटीजन्स थे, उनके प्रति जो है उनको उनकी चेतना जगाने का उन्होंने काम किया था। और उसी के साथ साथ जो है उनको एजुकेट किया गया था, ठीक है, उनकी राइट्स के बारे में उनको उनको एजुकेट किया गया और उनको जो है यूनाइट किया गया, एक जो है जो उनका जो कॉमन पॉलिटिकल इश्यूज है उसके खिलाफ में। इसके बाद अगर हम सेकेंड उनकी स्ट्रेटेजी को देखें तो उन्होंने जो है ब्रिटिश सरकार जो है उनके आगे जाके उन्होंने परसुएट किया था कि वहां पे वो सुधार लेकर के आए, और जो पब्लिक के जो भी मुश्किलें हैं उसको कम किया जा सके। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे क्रिटिसाइजिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज। तो सरकारी नीतियों का जो है वो लोग बहुत ज्यादा आलोचना करते थे। उन्होंने जो है कई सारी जो है रिफॉर्म्स की, सुधार की मांग की थी। गवर्नमेंट पॉलिसीज जो थी, जो सरकारी नीतियां थी, उसकी आलोचना की थी। वो जो है आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और जो पॉलिटिकल, राजनीतिक सुधार चाहते थे। तो इसके लिए भी जो है उन्होंने जो है वहां पे जो ब्रिटिश सरकार थे उनको जाके परसुएट करने की कोशिश की थी। नेक्स्ट है डिस्कशंस एंड मीटिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पे वो लोग जो है ये चर्चाएं करते थे, बैठक करते थे। जैसा कि हम लोग जानते हैं जो कांग्रेस थी उसका हर साल जो है एनुअल सेशंस होते थे, ठीक है, 3 दिन के जो है एनुअल सेशंस होते थे, जहां पर की जितनी भी जो भी सरकारी नीतियां थी उनको वो जो है डिस्कस करते थे, और उसके बाद जो है वो उसके रिजोल्यूशंस, उसके अगेंस्ट जो रिजोल्यूशंस है वो पास करते थे कि आगे उनको क्या करना है, किस नीति के लिए उनको किस तरीके के आंदोलन जो है आगे करने हैं। तो यहाँ पे ये लोग इन जो एनुअल सेशंस जो है इसमें डिस्कस किया जाता था। तो ये जो एनुअल जो सेशंस थे, इनके भी बहुत सारे जो है लिमिटेशंस देखने को मिलते हैं कि ये जो है ये केवल 3 दिन तक ही जो सीमित था, और 2 सेशंस के बीच में कोई भी ऐसी मशीनरी नहीं थी कि जो उनके जो भी वो कार्य कर रहे हैं या फिर जो भी उनकी जो नीतियां हैं उस पर क्या कार्य हो रहा है उसको मॉनिटर कर सके। इसके बाद हम देखते हैं फोर्थ 3 P's, पेटिशन, प्रेयर एंड प्रोटेस्ट पे उन्होंने जो है वो बहुत ज्यादा ध्यान दिया था, ठीक है। तो उन्होंने जो है पॉलिटिकल प्रोग्रेस, इकोनॉमिक प्रोग्रेस की जो डिमांड की थी, वो जो है ब्रिटिशर्स के सामने जो है वो पेटिशन, प्रार्थना करते थे, याचिका और विरोध के रूप में करते थे। और विरोध भी जो था वो कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स के अंतर्गत रहता था, ठीक है, कानून की 4 दीवारी में रहता था और शांतिपूर्ण तरीके से ही सारा उन्होंने प्रोटेस्ट किया था। इसके बाद है न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स, ठीक है। उन्होंने न्यूज़पेपर, मैगजीन्स और जो जर्नल्स हैं उनको अपना हथियार बनाया था, ताकि वो जो लोगों को जो है वहां पे एजुकेट कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने जो है अपनी डिमांड्स को रखने के लिए, अपनी शिकायतों को ब्रिटिशर्स के कानों तक पहुंचाने के लिए है न्यूज़पेपर, मैगजीन और जर्नल का जो है इस्तेमाल किया था। इसी के साथ साथ जो है वो गवर्नमेंट पॉलिसीज को जो उन्होंने क्रिटिसाइज की थी, आलोचना की थी, वो भी अपने न्यूज़पेपर के थ्रू करते थे। तो यहाँ पे जो उनका जो क्रिटिसिज्म था, लोगों को जागरूक जो किया जाता था, अपनी डिमांड्स, अपने जो शिकायतें जो हैं वो ब्रिटिश सरकार के साथ साथ जो है आम जनता लोगों तक भी पहुंचाने का काम किया था न्यूज़पेपर और मैगजीन्स के द्वारा। अगर हम एग्जांपल देखें तो जैसे बंगाली न्यूज़पेपर था सुरेंद्र नाथ बैनर्जी का, ठीक है। इसी के बाद बॉम्बे क्रॉनिकल है फिरोज शाह मेहता का, राष्ट्रगुफ्तार है, इंद्र प्रकाश है, ये अलग अलग जो है उस टाइम के न्यूज़पेपर हुआ करते थे। इसके बाद हम देखेंगे एजुकेटिंग मासेस, जो भी शिक्षित वर्ग था, ठीक है, उसको जो है और ज्यादा जो है वहां पर उनकी पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, राजनीतिक जो चेतना है उनको जगाने का काम किया था। उन्होंने जो है जो विश्व के अलग अलग हिस्सों में जाके जो एजुकेटिंग क्लास है उनकी राजनीतिक चेतना को जगाने का काम किया था। इसके लिए जो है उन्होंने उनको अपने जो भी वहाँ के जो लोग थे उनको उनकी जो पॉलिटिकल राइट्स हैं, जो उनके अधिकार हैं, उसके बारे में जो है उन्हें बताया था, और साथ साथ जो है उनकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं एज सिटीजन्स, उसके बारे में भी उन्हें बताया था, ठीक है। और जितने भी जो भी आम जनता है उनको जो है जितने भी जो मैटर हैं, जितने भी जो इश्यूज हैं उसके प्रति जो है इकट्ठा करके एक ही प्लेटफॉर्म पे लेकर के
आए थे। अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड में कई जगह पर जो है लेक्चर्स को जो है अरेंज किया गया था, ताकि जो है लोगों को जो है बताया जा सके कि भारत में जो है ब्रिटिश सरकार किस तरीके का शोषण कर रही है। तो यहाँ पे ये मॉडरेट्स द्वारा जो है ये लेक्चर्स को अरेंज कराया गया था, और वहाँ पे जो है इंडिया नाम का एक जर्नल को जो है उसको भी सर्कुलेट किया था, ठीक है, जो भी ब्रिटिश पॉपुलेशन थी उनको, इनके बीच में। तो सबसे पहले अगर उनकी अचीवमेंट्स की बात करें तो उन्होंने नेशनल अवेकनिंग, राष्ट्रीय जागरण पर जो है वो बहुत सारा काम किया था। तो जो भी राष्ट्रीय जागृति पैदा करना लोगों में और राजनीतिक कार्य की कला के लिए उनको प्रशिक्षित करने का श्रेय किसको जाता है, वो मॉडरेट्स को ही जाता है। तो यहाँ पर उन्होंने जो लोगों के बीच में राष्ट्रवाद है, लोकतंत्र जैसे जो आइडियाज थे उनके बीच बोए थे, ठीक है। तो वहां पे उनको जो है इससे जो है ये वाले जो आइडियाज थे इनको जो है आम जनता के बीच में बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय बनाया गया था। और ये जो इंडियंस थे उनको प्रति जो है ये उनको जागरूक कराया गया था कि जो भारत की गरीबी है, उसका जो पिछड़ापन है, उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं जो ब्रिटिशर्स हैं या फिर उनकी जो खराब जो राजनीतिक नीतियां हैं वो इसका कारण है। इसके बाद हम देखते हैं एक्सपेंशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषदों का जो विस्तार के लिए जो उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया था। अगर हम 1885 से 1892 के बीच में देखें तो जो उदारवादी थे उनकी एक परसिस्टेंट डिमांड क्या रही थी, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है, विधान परिषद जो है उसमें सुधार होना चाहिए, उसको और ज्यादा एक्सपैंड करने की उन्होंने डिमांड रखी थी। तो उसके बाद जो 1892 का जो एक्ट आया था वो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो मॉडरेट्स की ही देन है। और इसने 1892 में ही जो है यहाँ पे जो उदारवादी थे उन्होंने एक स्लोगन रेस किया था, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, कि अगर रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो हम टैक्स भी का भी भुगतान नहीं करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 1892 का जो एक्ट था उसको जो है उसमें यहाँ पर जो है विस्तार किया गया था, और यहाँ पे जो है उसके आकार को बढ़ाया गया था, और साथ साथ जो है गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में भी जो है वहां पे बढ़ोतरी हमें देखने को मिलती थी। तो ये कांग्रेस की पहली बड़ी जो है वो उपलब्धि थी। तो यहाँ पे ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन का जो पूरा जो बहुत ही टाइम से जो डिमांड चली आ रही थी उसको जो है पूरा किया गया था, जिसके कारण जो है भारतीयों के हाथ में और ज्यादा जो है पावर आई थी, उनको जो है फाइनेंशियल कंट्रोल जो है और ज्यादा जो है वो मिला था। इसके साथ साथ जो है अगर उनका रिप्रेजेंटेशन ज्यादा था तो वो अपनी शिकायतें, अपने कंसर्न्स जो हैं वो भी विधान परिषद में रखने में सक्षम थे, और जो डिसीजन मेकिंग थी उसमें भी पार्टिसिपेट करने का उन्हें जो है मौका मिला था। ठीक है, तो यहाँ पे विधान परिषद का जो एक्सपेंशन जो हुआ था वो भी कहीं ना कहीं जो है मॉडरेट्स की ही देन थी। इसके बाद हम देखते हैं कि इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन बाय द ब्रिटिश, ठीक है। तो उन्होंने जो अंग्रेजों द्वारा जो आर्थिक शोषण किया जा रहा था उसके खिलाफ जो है आवाज उठाने का काम किया था। उन्होंने बहुत सारे जो है प्रस्ताव जो है उसको रिजोल्यूशंस को जो है पास किया था, जिसके कारण जो है उन्होंने आवाज जो उठाई थी, जिसके कारण जो है भू राजस्व या फिर हम कह सकते हैं जो लैंड रिवेन्यू थे, ठीक है, लैंड टैक्स जो थे उसमें जो है कहीं ना कहीं जो है कमी हमें देखने को मिलती है। उन्होंने सॉल्ट टैक्स को खत्म करने के लिए जो है काम किया था, और साथ ही साथ जो प्लांटेशन लेबरर्स थे उनकी जो वर्किंग कंडीशंस थी उसको भी इम्प्रूव कराने का कार्य किया गया था। इसके बाद हम देखते हैं डिमांडेड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, प्रशासनिक सुधारों की उन्होंने जो है वो बहुत ज्यादा मांग की थी, और इस विषय में भी उन्होंने बहुत ज्यादा जो है योगदान दिया था। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो इंडियनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज की उन्होंने मांग की थी, सरकारी सेवाओं का जो भारतीयकरण की उन्होंने मांग की थी, कि जितनी भी जो सिविल सर्विसेज की जो हायर पोस्ट है उसमें भी जो है वहां पे इंडियंस को जो है वहां पे अपॉइंट करने की जरूरत है, जिसके कारण, ठीक है, और उन्हीं की डिमांड थी, जिसके कारण जो है एचिसन कमीशन 1886 में जो है लेकर के आया गया था, जिसका की कार्य था क्या था कि जो हायर पोस्ट में सिविल सर्विसेज में जो हायर पोस्ट है उसमें इंडियंस को अपॉइंट करना, ठीक है। तो ये एचिसन कमेटी जो है इसके लिए जो है इसका गठन किया गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि इंडियन लेबरर्स की प्रोटेक्शन का काम किया गया था, साथ साथ जो है इंक्रीज स्पेंडिंग ऑन डेवलपमेंट, ठीक है, जो कल्याण का जो डेवलपमेंट विकास का जो कार्य था उसमें भी जो है
जो सरकारी खर्च था उसमें बढ़ोतरी हमें देखने को मिलती है मॉडरेट्स के द्वारा। ठीक है, मॉडरेट्स के जो है हम कह सकते हैं मॉडरेट्स के जो एफर्ट्स थे उसके द्वारा जो है ये कार्य किया गया था, जैसे कि हेल्थ एंड सैनिटेशन पे काम किया गया था। ठीक है, हेल्थ एंड सैनिटेशन पे जो सरकार का जो खर्च था उसको बढ़ाया गया था, शिक्षा पर कार्य किया गया था, और साथ साथ जो है इरिगेशन और एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स भी लेकर के आए गए थे। और इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि उन्होंने डिमांड की थी डेमोक्रेटिक सेल्फ रूल की। तो मॉडरेट्स ने जो है बहुत ज़्यादा एफर्ट किया था ताकि जो है वो राष्ट्र को जागरूक कर सकें, यहाँ के लोगों को जागरूक कर सकें और यहाँ के जो लोगों के कल्याण के लिए जो है वहाँ कार्य कर सकें। इसके बाद हम देखते हैं वेल्बी कमीशन। वेल्बी कमीशन जो है 1895 में जो है इसका गठन किया गया था, और ये भी जो है मॉडरेट्स उदारवादियों के ही जो है एक जो एफर्ट्स थे उसी के कारण ये लेकर के आए थे। और इसका काम था कि जितना भी जो ब्रिटिशर्स द्वारा जो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर इंडिया में किया जा रहा है उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेट करना। ठीक है, तो ये सारे कार्य किसके थे, वो मॉडरेट्स के ही थे, तो ये उनका बहुत बड़ा योगदान है। इसके बाद हम देखते हैं प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स। ठीक है, तो जो नागरिक अधिकार है उसको भी कहीं ना कहीं उसको बचाने के लिए, उसकी प्रोटेक्शन के लिए भी इन लोग ने बहुत सारा काम किया है। तो ये इनके जो पूरा जो स्ट्रगल था उसका एक इंटीग्रल पार्ट था कि जो भी नागरिक अधिकार है उसको जो है बचाया जा सके। जैसे कि जब तिलक का जो बाल गंगाधर तिलक थे, उनको जब अरेस्ट किया गया था 1897 में, या फिर नाटू ब्रदर्स को जो है डिपोर्ट कर दिया गया था विदाउट ट्रायल, तो यहाँ पर जो है जनता में बहुत ही ज्यादा आक्रोश देखा गया था, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं नागरिक अधिकार जो है उसका हनन हो रहा था। तो उन्होंने उन जो मॉडरेट्स थे उन्होंने इन पूरे इंसिडेंट्स को हाईलाइट किया ताकि लोग जो है अपने नागरिक अधिकारों की जो है उसकी मांग कर सकें, और उसको बाद में जो है उसको प्रोटेक्ट भी किया जा सके। इसके बाद हम देखते हैं क्रिटिसाइजिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिशर्स। तो जो भी ब्रिटिशर्स की जो अंग्रेजों की जो आर्थिक नीति है उसका भी बहुत ज्यादा आलोचना की थी, और वो लोगों को जो है कहीं ना कहीं कन्विंस करने में बहुत ज्यादा सफल हुए थे कि जो भारत की जो गरीबी और पिछड़ेपन का कारण कौन सा है, वो जो ब्रिटिशर्स जो हैं उनकी आर्थिक नीति जो है, ठीक है, वो है। तो इसके बाद जो है उनका जो भारत में जो आर्थिक शोषण हो रहा था उसको खिलाफ भी जो है इन्होंने आवाज उठाई थी। तो जो दादा भाई नारोजी थे उनकी जो किताब थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, उसमें जो है उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि किस प्रकार से ब्रिटिशर्स जो है वो इंडिया का आर्थिक शोषण कर रहे हैं। जो इंडिया जो एक सेल्फ सफिशिएंट कंट्री थी, ठीक है, सेल्फ सफिशिएंट कंट्री थी, उसको जो है एक कॉलोनियल उसको एक ब्रिटिशर्स कॉलोनी में हम कह सकते हैं कि तब्दील कर दिया गया था। तो यहाँ पे भारत के गरीबी और आर्थिक पिछड़ेपन के लिए भारतीय जो ब्रिटिश नीतियां जो है जिम्मेदार है, उन्होंने ऐसा जो है वो बताया था, लोगों को कन्विंस किया था। तो इसके बाद अगर हम कुछ एग्जांपल्स देखें कि क्या किस तरीके से काम किया गया था, तो अगर हम मदन मोहन मालवीय के देखें तो उन्होंने हिंदू महासभा को जो है एस्टैब्लिश किया था वर्ष 1906 में, जिसके अंतर्गत जो बहुत सारे जो उस टाइम के जो हिंदू नेशनलिस्ट मूवमेंट थे उसको एक साथ जो है वो लेकर के आए थे, और उसको जो है पूरा जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा जो है सुधारों की मांग की गई थी। उनके ही एफर्ट से जो है ब्रिटिश इंडियन कोर्ट्स में जो है देवनागरी को जो है इंट्रोड्यूस किया गया था। उन्होंने हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए काम किया था, और उनके जो कई सारे, अगर हम न्यूज़पेपर्स की बात करें तो अभ्युदय है, मर्यादा है और लीडर है। इसी तरह अगर हम बात करें गोपाल कृष्ण गोखले की, ठीक है, तो उन्होंने भी जो है वो बहुत सारा काम किया था। जैसे कि अगर हम देखें तो उन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी को जो है यहाँ पर उन्होंने 1905 में उसका गठन किया था, उसको एस्टैब्लिश किया था, जिससे कि जो भी इंडियंस है उनमें एजुकेशन को और ज्यादा, शिक्षा को और ज्यादा बढ़ावा दिया जा सके। इस सोसाइटी के जरिए जो है यहाँ पे जो है कांग्रेस और जो अदर लेजिस्लेटिव बॉडीज जो हैं वहां पे जो है उन्होंने जिस गोखले ने गोपाल कृष्ण गोखले जी ने जो इनमें जो काम किया था उसमें जो है उन्होंने इंडियन सेल्फ रूल और सोशल सुधार, ठीक है, सामाजिक सुधार के बारे में जो है कैंपेन किया था। इसके बाद जो है ये जो है इन्हीं के एफर्ट्स के द्वारा जो है मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स जो है 1909 को जो है वो भी आया था, और उन्हीं के एफर्ट से जो है वेल्बी कमीशन का गठन भी किया गया था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो तो गोपाल कृष्ण गोखले और मदन मोहन मालवीय जी के जो एग्जाम्पल्स है वो यहाँ पर भी दिए गए हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि जो मॉडरेट्स थी इनकी पूरी जो कार्य करने की जो तरीके थे उसके कुछ कुछ जो है यहाँ पे बाधाएं भी हैं, उनकी सीमाएं भी हैं। सबसे पहले हम देखते हैं नैरो सोशल बेस, जो इनका जो सामाजिक आधार जो था वो कहा जाता है बहुत कम है। ये मोस्टली जो है शिक्षित वर्ग,
एजुकेटेड क्लास तक वहीं तक जो है वो सीमित था। इन्होंने जो है डिमांड फॉर सेल्फ रूल किया था, स्वराज की जो है मांग की थी। यहाँ पे उनका जो पूरा जो विजन था वो बहुत ही हम कह सकते हैं कि नैरो था। उन्होंने जो है यहाँ पर सेल्फ रूल का जो है वो डिमांड की थी। उन्होंने जो है हम कह सकते हैं कि पूर्ण स्वराज की जो है यहाँ पर उन्होंने बात नहीं की थी मॉडरेट्स ने। इसके बाद हम देखते हैं एजुकेटेड क्लास, लॉयर्स, टीचर्स जो है यहीं से जो है वो ज्यादा डोमिनेट पूरे कांग्रेस को जो मॉडरेट्स को जो करते हैं। तो अंत में हम कह सकते हैं कि ये जो पॉलिटिकल राइट्स और सेल्फ गवर्नमेंट की जो इनकी मांग थी ब्रिटिश शासन के अंतर्गत, ये बहुत ही ज्यादा नैरो थी। उन्होंने पूर्ण स्वराज के लिए जो है डिमांड नहीं की थी, लेकिन उन्होंने आगे आने वाले जो मास मूवमेंट था, जो बड़ा मूवमेंट था, उसकी पृष्ठभूमि तैयार की थी, उसके कहीं ना कहीं बीज बो दिए थे। ठीक है, तो उन्होंने ये बीज बो दिया था कि जो इंडिया है उसको जो इंडियंस हैं उनके हितों के हिसाब से ही जो है रूल करना पड़ेगा। ठीक है, उन्होंने एक मास बेस जो है वो तैयार किया था। एक बड़े जो है नेशनल मूवमेंट के लिए जो है मास को तैयार किया था, उनको जागरूक करने का जो है वो काम किया था। उन्होंने लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता के जो है बीज बोए थे, ताकि लोगों के बीच इन जैसे शब्दों को, इन जैसे आइडियाज को जो है यहाँ पर उन्होंने लोकप्रिय बनाया था। तो हम ये कह सकते हैं कि मॉडरेट जो थे उन्होंने सिस्टम में, ठीक है, सिस्टम में जो है रिफॉर्म, सुधार करने के लिए काम किया था, गवर्नेंस को इम्प्रूव करने के लिए कार्य किया था, और भारत के हितों की रक्षा करने और उनके वेलबींग के लिए जो है कार्य किया था। ठीक है। So next question is from paper number 2 और question है enumerate the reasons for Ladakh's demand for inclusion in the 6th schedule of the constitution. Discuss the challenges of extending the 6th schedule status to Ladakh. लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग के कारणों को इंगित करें, साथ ही इसके चुनौतियों पर चर्चा करें। तो यहाँ पर हम सबसे पहले समझेंगे कि सिक्स्थ स्केड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या फिर संविधान की 6ठी अनुसूची का मतलब क्या है। तो संविधान के आर्टिकल 244 में 6th स्केड्यूल की बात कही गई है, और ये नॉर्थ ईस्ट रीजन के जो 4 प्रदेश हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इनके जो आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन के लिए जो है इसमें प्रावधान जो है वो शामिल है। यहाँ पर जो है ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का जो है की स्थापना की बात करता है, जिसके पास कई सारे अधिकार हैं। तो कौन कौन से विषय पर अधिकार हैं, जैसे कि लैंड हो गया, पब्लिक हेल्थ है, एग्रीकल्चर है, वाटर है, माइनिंग है, ठीक है, खनन है, या फिर जो अन्य स्थानीय मुद्दे हैं, इन पर इस ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट जो काउंसिल है इनको जो है निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है। पार्लियामेंट्री एक्ट है या फिर जो विधानसभा के एक्ट जो होते हैं यहाँ पर जो है लागू नहीं किए जाते हैं। अगर लागू किया भी जाता है तो उसमें कई बार जो है कुछ किसी प्रकार के संशोधन लगा दिया जाता है, संशोधन के साथ किया जाता है, या फिर कुछ अपवाद के साथ इनको लागू किया जाता है। तो यहाँ पर हम समझेंगे कि आखिर जो है जो लद्दाख जो है वो 6th स्केड्यूल में आने की जो है वो मांग क्यों कर रहा है। तो सबसे पहले अगर हम पॉलिटिकल रीजन समझे, ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं है अब। तो यहाँ पर जब JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 लेकर के आया गया था, तो 2 यूनियन टेरिटरी जो है वो बना दी गई थी। एक थी JNK, जिसके पास जो है अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर विधानसभा है, और एक था लद्दाख, जिसके पास जो है यहाँ पे जो विधानसभा है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। 2019 के पहले क्या होता था, जो JNK की, जो जम्मू एंड कश्मीर की जो विधानसभा थी, उसमें लद्दाख के भी जो है 4 MLA वहाँ पे प्रतिनिधित्व करते थे। लेकिन इसके बाद 2019 के बाद जो है अब यहाँ पे कोई भी MLA नहीं है, तो जो लोकल वहाँ के जो लोग हैं उनके पास अपनी वॉइस ऊपर तक पहुंचाने का कोई भी जो है यहाँ पर साधन नहीं है। ठीक है, कोई भी उनके पास रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। तो वो डिमांड कर रहे हैं कि हमारे पास जो है अपने विधानसभा होनी चाहिए, हमारे पास जो है हमारे लोग होने चाहिए, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होने चाहिए, जो कि हमारी बात जो है वो ऊपर तक पहुंचा सकें। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो लोकसभा है वहां पे लेह और कारगिल डिस्ट्रिक्ट, जो कि लद्दाख के अंदर आता है, उसकी केवल 1 सीट है, और उन लोग की डिमांड है कि इसको बढ़ा करके जो है वो 2 सीट कर दिया जाए। इसके बाद हम देखते हैं कि जो यूनियन टेरिटरीज होते हैं वो जो है वहाँ पे जो है कंट्रोल कौन करता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो वहाँ के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो जो है सारे के सारे निर्णय लेते हैं। तो यहाँ पे ब्यूरोक्रेटिक ओवररीच भी जो है वो उसका, या फिर हम कह सकते हैं नौकरशाही का अतिरेक भी जो है वो बहुत ज्यादा देखा जा रहा है। इसके बाद अगर हम थर्ड देखें तो अधिक स्वायत्ता मिलेगी अगर इसको 6th स्केड्यूल के अंतर्गत रख दिया जाता है। तो इनकी जो स्वायत्ता है, ऑटोनॉमस जो इनकी
ऑटोनॉमी है उसको और ज़्यादा जो है वो बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल या फिर जो रीजनल काउंसिल जो होते हैं, इनके पास कई प्रकार के जो है इनके पास अधिकार होते हैं। इनके पास जो है कई क्षेत्रों पर जो है इंडिपेंडेंट रूप से शासन करने के लिए इनके पास लेजिस्लेटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर, फाइनेंशियल पावर और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो जुडिशियल पावर भी होती है। ठीक है, जो कि वहाँ की जो आबादी के हितों के लिए जो है उनकी रक्षा करती है। तो इनको ग्रेटर ऑटोनॉमी जो है देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल या फिर रीजनल काउंसिल को, ताकि जो है उनके हितों की रक्षा जो है वो की जा सके। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे इकोनॉमिक रीजंस जो है कुछ आर्थिक कारण भी है जिसके कारण जो है यहाँ पे लद्दाख के 6th शेड्यूल में रखने की मांग की जा रही है। सबसे पहले अगर हम देखें तो स्थानीय युवाओं के लिए जो है रोजगार के अवसरों में जो है वो कमी है। वहाँ पे डिफिकल्ट टेरेन है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो है एजुकेशन सिस्टम जो है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ के जो ट्राइबल जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा जो है डिसएडवांटेज्ड ग्रुप है, जो कि इक्वालिटी की जो है डिमांड करता है। तो यहाँ पर रोजगार की जो है लोगों के पास बहुत ज़्यादा कमी है। जो भी मोस्टली जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर या फिर जो है टूरिज्म सेक्टर में जो है जुड़े हुए हैं। इनके पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है वो बहुत ज़्यादा कम है। तो यहाँ पर अगर अभी तक क्या होता था कि अभी 2019 के पहले तो JNK पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो है यहाँ के जो युवा थे वो भी उस कंपटीशन का हिस्सा बनते थे, वहां से उनको भी जो है जॉब प्राप्त होती थी। लेकिन अब जो है यहाँ पे कोई भी किसी भी प्रकार की जो है यहाँ पे पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं है, जिसके कारण से युवाओं में जो है अनएम्प्लॉयमेंट जो है रेट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। उनके पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की बहुत ज़्यादा कमी है। इसके बाद हम देखते हैं इंट्रूजन ऑफ मर्चेंट्स है, कैपिटलिस्ट है, MNC है, व्यापारियों, पूंजीपति और बहुराष्ट्रीय कंपनियों का जो है घुसपैठ होगा। ठीक है, आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A के हटने के बाद से भारत के अन्य जो राज्य हैं वहाँ के जो मर्चेंट्स हैं, कैपिटलिस्ट हैं या फिर जो बड़ी बड़ी MNC कंपनीज हैं, वो वहाँ पर जाके जो है अपने जो है इंडस्ट्रीज को जो है इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो वहाँ के जो लोगों के पास ऑलरेडी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत कम थी, जो छोटे दुकानदार थे, अब उनकी जो लाइवलीहुड है वो बहुत ही ज़्यादा खतरे में आ जाएगी, क्योंकि बड़े-बड़े MNCs हैं, कैपिटलिस्ट जब वहाँ पे उद्योग लगाएंगे तो उनकी जो छोटी दुकानें जो चल रही थी वो भी बंद होने के कगार पे आ जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे रैपिड डेवलपमेंट के लिए जो है इसको 6th शेड्यूल में लाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसा उनका मानना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है विकास के लिए 6 शेड्यूल एरियाज के विकास के लिए जो है यहाँ पे अलग से ग्रांट जो है वो दिया जाता है, ताकि वहाँ का जो विकास है, आर्थिक विकास जो है वो और तेजी से हो सके, पूरे एरिया को जो है अच्छे से बेहतर जो है ट्रांसफॉर्म किया जा सके। ऐसा ही फाइनेंस कमीशन ने भी कहा था कि जो भी 6 शेड्यूल एरियाज हैं उनको एक्स्ट्रा फाइनेंशियल ग्रांट्स देने की ज़रूरत है। तो वहाँ के रैपिड डेवलपमेंट के लिए भी जो है इसको 6th शेड्यूल में लाना बहुत ज़्यादा उनके लिए ज़रूरी है। इसके बाद हम देखते हैं कुछ पर्यावरणीय कारण भी है, एनवायरमेंटल इश्यूज भी हैं, जिसके कारण से वहाँ पे 6th शेड्यूल में आने की मांग कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम समझें तो यहाँ पर जो है टूरिज्म जो है वो बहुत ज़्यादा जो है बढ़ गया है। पिछले कुछ सालों में जो है पर्यटन में जो है तेजी से वृद्धि आई है, जिसके कारण वहाँ का जो फ्रेजाइल इकोसिस्टम है उस पर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर देखने को मिलता है। तो वहाँ की जो अभी जो वहाँ पे जो एग्रीकल्चर है वो लद्दाखी पॉपुलेशन को, केवल 1/3 लद्दाखी पॉपुलेशन को केटर करने के लिए है। तो यहाँ पर पर्यटन के कारण वहाँ की नेचुरल रिसोर्सेज जो है उस पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया है, तो जिससे कि उनका जो फ्रेजाइल इकोसिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा ही जो है वो डिप्लीट हो रहा है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, तो वहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र में जो है एक श्रब होती है सी बकथॉर्न, ठीक है, जो कि बहुत ही जो है न्यूट्रिशियस मानी जाती हैं। तो सी बकथॉर्न जो है वो तेजी से उसकी कटाई की जा रही है। टूरिस्ट आते हैं वहाँ से जो है उसको खरीदने के लिए, उसकी डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ से लेते हैं, तो उसकी कटाई बहुत ज़्यादा हो रही है, जिससे कि वहाँ का जो पूरा जो इकोसिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा डिप्लीट हो रहा है।
इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है आर्टिकल 35A के रिमूव होने के बाद से यहाँ पर जो है बहुत सारे जो है अलग-अलग इंडस्ट्रीज़ और माइनिंग का भी कार्य जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से चल रहा है, जिससे कि अगेन जो है वहाँ के जो इकोसिस्टम है वो उस पे जो है दुष्प्रभाव हमें देखने को मिलता है। और इसी के साथ-साथ हम देखते हैं कि वहाँ के जो नेचुरल रिसोर्सेज़ जो है, प्राकृतिक संसाधन जो है उसका भी बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है। हाइडल पावर, सोलर पावर प्रोजेक्ट के नाम पे जो है वहाँ की नेचुरल रिसोर्सेज को डिप्लीट किया जा रहा है। तो 6th शेड्यूल में आने के बाद, ठीक है, तो ये जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, इनके पास बहुत सारी, जैसे कि हमने बात की है, बहुत सारी शक्तियाँ हैं। तो इनके पास जो है लैंड यूज़ है, फॉरेस्ट मैनेजमेंट है और वहाँ के प्रिजर्वेशन है, कल्चर प्रिजर्वेशन है, उसके निर्णय लेने के अधिकार है। ठीक है, तो 6th शेड्यूल के अंतर्गत जो है वहाँ पे जो है लैंड राइट्स, ठीक है, वहाँ पे लैंड राइट्स को जो है वो प्रिज़र्व करता है, वहाँ के लोगों को नेचुरल रिसोर्सेज़ के लिए जो है वहाँ पे उनकी जो है जो प्राकृतिक संसाधन है उसको कहीं न कहीं सेफगार्ड करता है एक्सटर्नल इंटरवेंशन से, ठीक है। तो छठी अनुसूची जो है बाहरी हस्तक्षेप के खिलाफ जो है सुरक्षा उपाय करती है। इसके बाद हम देखेंगे कुछ सोशियो कल्चरल रीज़न्स भी हैं, सामाजिक सांस्कृतिक कारण भी है, जैसे कि प्रोटेक्शन ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी। तो लद्दाख का जो यूनिक कल्चर है उसको भी प्रिजर्व करने के लिए यहाँ पे 6th शेड्यूल की मांग की जा रही है। यहाँ पे बहुत सारे बुद्धिस्ट ट्राइब हैं जिनके की डिस्टिंक्ट कल्चर है, उनकी लिंग्विस्टिक आइडेंटिटीज़ हैं, उसको प्रिजर्व करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो रीजनल काउंसिल्स या फिर जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स जो होते हैं, ठीक है, इनके पास, जैसे कि हमने बात की, बहुत सारी शक्तियाँ हैं। तो ये अन्य कई सारे जो इश्यूज़ हैं, जैसे कि विवाह है, इनहेरिटेंस है, मैरिज है, रीति-रिवाज़ है, उस पर भी जो है निर्णय लेने का अधिकार कर लेते हैं, अधिकार है उनके पास, तो जिससे कि वहाँ की जो कल्चरल आइडेंटिटी जो है उसको प्रिजर्व किया जा सकता है। जैसा कि हम जानते हैं 97% जो है वहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन है जिनके जो है अपनी एक डिस्टिंक्ट कल्चरल आइडेंटिटी है, उसको प्रिजर्व करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद हम देखते हैं डेमोग्राफिक चेंजेस आफ्टर डी ऑपरेशनलाइजिंग आर्टिकल 370। ठीक है, तो आर्टिकल 370 के हटने के बाद ये देखा जा रहा है कि जो देश के जो अन्य जो राज्य है वहाँ से भी लोग वहाँ जाएंगे, जिसके कारण जो वहाँ की जो बुद्धिस्ट मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन है लद्दाख की, उनकी लाइवलीहुड, उनकी आइडेंटिटी, कल्चर, लैंड प्रैक्टिस, लाइवलीहुड पे जो है बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है। तो उसको भी, उनके इंटरेस्ट को जो है सिक्योर करने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब हम देखेंगे कि आखिर इसमें क्या-क्या चैलेंजेस, क्या-क्या चुनौतियाँ हमारे सामने आ सकती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं भ्रष्टाचार या फिर करप्शन। अक्सर जो है यहाँ पर जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और रीजनल काउंसिल को पर आरोप लगा है कि उन्होंने जो पब्लिक फंड्स का जो है बहुत ही ज़्यादा मिसयूज़ किया है। तो करप्शन के बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे। लैक ऑफ एक्सपर्टीज़, विशेषज्ञता का जो है अभाव है। ऑटोनॉमस काउंसिल जो है उनके पास जो है एक्सपर्टीज़ या फिर स्किल्ड प्लानिंग की जो है बहुत ही ज़्यादा अभाव होता है। तो यहाँ पर जो है जिसके कारण जो है यहाँ के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में बहुत ही ज़्यादा डिले होने की संभावना होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जो रीजनल काउंसिल या फिर ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स जो होते हैं, ये अक्सर जो है अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए जो है वो काम करते हैं, जो जिसके कारण जो है यहाँ पर जो है जो अन्य जो ट्राइब्स होते हैं उनको कहीं ना कहीं अनदेखा किया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे फाइनेंशियल डिपेंडेंस। इनकी फाइनेंशियल डिपेंडेंसी जो है होती है वो राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार पे होती है। स्पेशल पैकेज इनको सेंटर से मिलता है, तो फाइनेंशियल डिपेंडेंस जो है वो बहुत ज़्यादा इनकी होती है। तो अगर स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है अगर टाइम से जो है कॉन्स्टिट्यूट नहीं किया गया, तो यहाँ पे उनके जो है उनके पास फाइनेंशियल क्रंच हो सकता है, जिसके कारण जो है वहाँ पे विकास जो है उस पर जो है नकारात्मक असर देखने को मिल सकता है। प्रायोरिटी टू स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधानमंडलों को जो है प्राथमिकता दी जाती है। जब भी कोई जो है जब भी कोई कानून बनाया जाता है और इसमें कॉन्फ्लिक्ट होता है ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल या ऑटोनॉमस रीजनल काउंसिल और स्टेट लेजिस्लेचर के बीच में, तो जो स्टेट लेजिस्लेचर जो कहता है वो जो है कानून जो है माना जाता है, क्योंकि जितने भी जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल या फिर ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल या फिर रीजनल काउंसिल जो भी कानून बनाता है उसको जो है गवर्नर के जो है अप्रूवल की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर जो है कई बार जो है इस प्रकार से जो है
कॉन्फ्लिक्ट जब होता है तो भी यहाँ के विकास पे जो है बुरा असर देखने को हमें मिल सकता है। एब्सेंस ऑफ कोडिफिकेशन ऑफ कस्टमरी लॉज, ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रथागत कानूनों के संहिताकरण का जो है अभाव देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे जो रीजनल काउंसिल जो होती हैं वो उन्होंने लोकल ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए आज तक जो है वो कोई भी जो है जो कस्टमरी लॉज जो है उनको कोडिफाई नहीं किया है। डिले इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, तो यहाँ पर अगर हम 6 शेड्यूल को यहाँ पर लागू कर देते हैं तो यहाँ का जो पूरा जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर जो है उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को मिलेगा, जिसके कारण जो है यहाँ पे बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस आएंगे और डिसीजन मेकिंग में जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिले हो सकता है, जिसके कारण जो यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उसमें भी डिले हमें देखने को मिल सकता है। इसके बाद हम देखते हैं लीगल चैलेंजेस, ठीक है, कानूनी चुनौतियां जो है वो बहुत ज़्यादा होंगी, क्योंकि यहाँ पर जो है हमें पूरे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अमेंड करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि ये जो 6 शेड्यूल है ये नॉर्थ ईस्ट रीजन के जो स्टेट्स है उन पर लागू किया गया है। अन्य किसी भी राज्य के जो ट्राइबल एरियाज है उनको जो है 5th शेड्यूल में रखा गया है, तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ेगा, जिसके कारण से कई बार ये भी होता है कि और रीजन्स भी जो है वो डिमांड करने लगता है कि हमें भी 6th शेड्यूल में रखिए। तो यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा जो है लीगल चैलेंजेस भी हमें देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं नैरो जियोग्राफिकल कवरेज में लीड टू सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, संकीर्ण भौगोलिक कवरेज से सामाजिक आर्थिक असमानताएं जो है वो पैदा हो सकती हैं, क्योंकि अगर हम देखें जो 6 शेड्यूल है जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में भी है वो भी पूरे के पूरे जो है राज्यों में नहीं लगाया गया है, चारे राज्य जो है उनके कुछ हिस्सों में ही जो है उसको 6 शेड्यूल के अंतर्गत रखा गया है। तो अगर हम लद्दाख में भी ऐसा ही करते हैं तो कुछ रीजन जो है वो बहुत ज्यादा प्रॉस्पर करेंगे, वहां पे आर्थिक विकास होगा, लेकिन जो अन्य ट्राइबल एरियाज जो है अन्य ट्राइब्स जो है उनको जो है कई बार जो है वो डिसएडवांटेज हो सकते हैं, उनको कई बार जो है अनदेखा किया जा सकता है। तो ये बहुत सारी जो है यहाँ पे चुनौतियां इसके सामने है। तो यहाँ पर हम आगे क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले जो है हमें डायलॉग विद स्टेक होल्डर्स, ठीक है, हितधारकों के साथ जो है बातचीत करके एक बीच का रास्ता जो है वो निकालने की जरूरत है। ओके, तो यहाँ पे जो है उनकी वहाँ पे जो है डिमांड्स को समझना जरूरी है, उनकी शिकायतों को समझना जरूरी है और उसके अकॉर्डिंग जो है वहाँ पे कार्य करने की जरूरत है। अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, ठीक है, धन की उपलब्धता होनी चाहिए, सफिशिएंट फंड्स वहाँ पे प्रोवाइड कराने चाहिए ताकि जो लद्दाख की जो है उसकी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की जो रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा किया जा सके। ट्रांसपेरेंसी इन द फंक्शन ऑफ लोकल काउंसिल, तो यहाँ पे स्थानीय परिषदों के कामकाज में पारदर्शिता होनी चाहिए ताकि जो है यहाँ पे जितने भी जो फंड्स हैं उसको जो है मिसमैनेजमेंट ना हो, करप्शन की रोकथाम हो सके और वहाँ पे सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को जो है और ज्यादा इफेक्टिव किया जा सके। इसके बाद हम फोर्थ देखिए सिक्योरिटी एंड एश्योरेंस टू माइनॉरिटीज, ठीक है, तो यहाँ पर जो है जो यहाँ की जो ट्राइबल पॉपुलेशन जो माइनॉरिटीज है उनको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो है देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इसके लिए जरूरी है कि जो भी लद्दाख के जो पीपल हैं उनको डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में जो है उनको इन्वॉल्व किया जाए, उनको जो है लोकल ओनरशिप जो है वहाँ की जो लोकल रिसोर्सेज है उनकी ओनरशिप उनकी सुनिश्चित की जाए और साथ साथ जो है उनकी कल्चर और लैंग्वेज को जो है वहाँ पे उनके प्रिजर्व किया जाए। इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि जो ट्राइब्स जो है उनको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में भी जो है यहाँ पर जो है रिजर्वेशन देना चाहिए, जो कि हालांकि पहले भी जो है इसको 10% से बढ़ा के जो है 45% जो है वो कर दिया गया है, लेकिन वहाँ पे जो है इनके जॉब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को और इनको जो है इनकी जो शिकायतें हैं उसको दूर करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, इनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज पैदा करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो है उसने रिकमेंड किया है कि जो लद्दाख को जो है 6 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जो है रख देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो है ट्राइबल पॉपुलेशन जो है बहुत ज़्यादा है, 97% जो है लद्दाख की पॉपुलेशन क्या है वो ट्राइबल है। और 2023 में एक हाई पावर्ड कमेटी का सेटअप किया गया था जो कि इस पूरे इशू को जो है वो एड्रेस करने का काम कर रही है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो है लोकल जो लोकल ट्राइबल्स हैं या फिर जो लोकल पॉपुलेशन है उनकी हितों को हमें जो है हितों के लिए जो है काम करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इन्वायरमेंटल रूप से जो है वहाँ के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं उसको करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि है पेपर नंबर 3 से और क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द इरिगेशन सिस्टम इन इंडिया।
व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर एफिशिएंट इरिगेशन मैनेजमेंट। भारत में सिंचाई प्रणाली के सामने आने वाली समस्याओं की पहचान करें। कुशल सिंचाई प्रबंधन के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं। तो अब हम इस क्वेश्चन को पूरा डिस्कस यहाँ पे कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम समझेंगे इरिगेशन क्या होता है। सिंचाई जो होता है वो नहरों, कुओं, ट्यूबवेलों, टैंकों आदि के माध्यम से कृषि क्षेत्रों में पानी की कृत्रिम आपूर्ति को जो है सिंचाई कहा जाता है। ठीक है, तो आर्टिफिशियल सप्लाई ऑफ वाटर थ्रू कैनाल्स, वेल्स, ट्यूबवेल्स, टैंक्स एक्सेट्रा टू द एग्रीकल्चर फील्ड इज कॉल्ड इरिगेशन। तो यहाँ पर हम समझेंगे कि इंडिया में जो है क्या क्या चैलेंजेस है, प्रॉब्लम्स है इरिगेशन सिस्टम के साथ। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो अनसस्टेनेबल यूज ऑफ ग्राउंड वाटर है। तो ये जो ग्राउंड वाटर जो होता है, जो भूजल है, भारत इसका सबसे ज्यादा जो है उपयोग करता है। तो यहाँ पर जो एनुअली, ठीक है, पूरे साल में जो है जितना भी जो ग्लोबल ग्राउंड वाटर है उसका 25% हिस्सा जो है वो इंडिया ही जो है वो एक्सट्रैक्ट करता है। जिसके कारण से जो है अगर हम देखें तो पंजाब और हरियाणा जो कि जो एग्रीकल्चर से बहुत ही ज़्यादा समृद्ध राज्य हैं, वहाँ पर पाया गया है कि पिछले 20 सालों में, ठीक है, लास्ट 20 ईयर्स में करीब उनका जो ग्राउंड वाटर जो है वो 33% तक की उसमें कमी देखने को मिलती है। इसी के साथ साथ जो 60% जो है इंडिया की जो इरिगेशन फैसिलिटी है वो ग्राउंड वाटर पे ही डिपेंड करती है। तो यहाँ पे अनसस्टेनेबल यूज ऑफ ग्राउंड वाटर जो है वो बहुत ज्यादा है। सेकेंड हम देखते हैं अनइवन रेनफॉल पैटर्न है, असमान वर्षा है। तो यहाँ पर जो इरिगेटेड लैंड है उस वो केवल जो है हाफ 50% जो है इरिगेटेड लैंड है, फिर 50% जो एग्रीकल्चर लैंड जो है वो आज भी बारिश पर जो है वो डिपेंड करता है, रेन फेड एरियाज है। लेकिन जो है बारिश जो है वो उसकी जो है यहाँ पर कोई जो पिछले कुछ सालों में जो हमने रेनफॉल पैटर्न में बदलाव देखे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, तो यहाँ पे जो रेनफॉल जो है उसको प्रिडिक्ट करना जो है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। जिसके कारण जो है इरिगेशन फैसिलिटी पे जो है बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव हमें देखने को मिलता है। अगर हम राजस्थान में देखें तो करीब जो है वर्षा कितनी होती है 100 mm, और यही अगर हम नॉर्थ ईस्ट रीजन में देखें तो वहाँ पे 2500 mm तक जो है वर्षा होती है। तो यहाँ पे जो वेरिएशन है इसके कारण भी जो है वाटर अवेलेबिलिटी जो है अलग अलग स्थान पे जो है अलग अलग तरीके से वाटर अवेलेबल होता है, जो कि हमारे इरिगेशन को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। इसके बाद हम देखेंगे पुअर इरिगेशन एफिशिएंसी, खराब सिंचाई की जो है दक्षता है। जो भी हमारा जो इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही जो है वो पुराना हो गया है, इसकी मेंटेनेंस जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं हुई है। तो पुअर मेंटेनेंस के कारण जो है यहाँ पे इसकी एफिशिएंसी पे, ठीक है, एफिशिएंसी जो है वो घटी है, जिसके कारण जो है वाटर जो है बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। तो यहाँ पे जो है उसका जो पानी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर नहीं है। जो भी रूरल एरियाज, ठीक है, रूरल एंड रिमोट एरियाज में जो है ये प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो है वो बहुत ही ज़्यादा लीकेज होती है, जो जैसे कि वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा बर्बाद हो जाता है, और फार्म्स तक, ठीक है, जो एग्रीकल्चर लैंड है वहाँ तक जो है पानी बहुत कम पहुँच पाता है। इसके साथ साथ हम देखते हैं जो ट्रेडिशनल मेथड्स का यूज़ किया जाता है इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए, जैसे कि 85% जो है फ्लड इरिगेशन पे जो है यहाँ पे भारत जो है वो निर्भर करता है। तो जो फ्लड इरिगेशन जो है इसमें वाटर लॉस जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, साथ ही साथ जो है इवेपोरेट जो है पानी बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण जो है वो फार्म तक जो है लेस अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर होती है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे फ्रिक्वेंट ड्रॉट्स हैं, ठीक है, जो है बार बार जो है सूखा पड़ता है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि वर्ष 2020 से 2049 तक, ठीक है, जो है यहाँ पे ड्रॉट ईयर्स जो है वो जो है और ज़्यादा बढ़ेंगे। मॉनसून जो है उसकी मॉनसून जब नहीं होगा, लैक ऑफ मॉनसून की वजह से जो है वाटर शॉर्टेज जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। वाटर शॉर्टेज ज़्यादा होगी तो जो ग्राउंड वाटर को जो है और ज़्यादा एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट और ज़्यादा किया जाएगा। तो यहाँ पर जो है इरिगेशन के लिए जो है यहाँ पे कम हमें पानी मिलेगा। तो ये हमारा डायरेक्ट जो है इरिगेशन को नकारात्मक रूप से प्रभाव डालता है। इसके बाद हम देखते हैं पुअर ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है, तो जो खराब जल निकासी व्यवस्था है वो भी हमारे इरिगेशन जो मैनेजमेंट है उसको बहुत ही ज़्यादा जो है उस पर प्रतिकूल प्रभाव जो है वो डालती है।
ड्रेनेज सिस्टम ना होने के कारण जो है वाटर लॉगिंग की जो है समस्या बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है? जो है कई कई जगह-जगह जो है जल भराव हो जाता है, सैलिनिटी की प्रॉब्लम होती है, जिसके कारण जो है हमारी एग्रीकल्चर यील्ड जो है जो उत्पादकता जो है वो कम हो जाती है। और ये मोस्टली जो है यहाँ पे वो एरियाज़ जहाँ पे कि सरफेस इरिगेशन बहुत ज़्यादा किया जाता है, जो कि यूपी और हरियाणा में ये प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो ये जो है हमारी जो सॉइल क्वालिटी जो है उसको पर जो है वो बुरा प्रभाव डालती है। इसके बाद हम देखते हैं अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर जो इरिगेशन सिस्टम जो है वो पूरा जो है उसका असमान वितरण है। कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर की इरिगेशन फैसिलिटी जो है वो बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ ऐसे राज्य जो हैं वहाँ पे जो है इरिगेशन फैसिलिटी जो है वो बहुत कम है। जैसे अगर हम यहाँ पे आंकड़ों के हिसाब से समझे तो पंजाब में जो है 90% जो फार्मलैंड्स है वहाँ पे इरिगेशन की फैसिलिटी उपलब्ध कराई जा रही है, लेकिन वेस्ट बंगाल में यही आंकड़ा कितना है, वो 20% का है। तो यहाँ पर ये जो है ये एग्रीकल्चर सेंसस 2022 के आंकड़े हैं। तो इसकी वजह से जो है यहाँ पर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से कुछ जो राज्य हैं वहाँ पर तो जो है कृषि क्षेत्र जो है वो बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है, लेकिन जहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है वहाँ पर जो है जो उत्पादकता जो है वो बहुत ज़्यादा कम है। इसके बाद हम देखते हैं एक्सपेंसिव माइक्रो इरिगेशन टेक्निक्स जैसे ड्रिप इरिगेशन है, स्प्रिंकलर इरिगेशन है। ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट है, लेकिन इनकी इनिशियल कॉस्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो हाई है। इसके बाद हम देखते हैं कंटामिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज, ठीक है? तो यहाँ पर जो है एक्सेसिव यूज हमारे इंडिया में फर्टिलाइजर का, पेस्टिसाइड्स का, इंसेक्टिसाइड्स का किया जाता है, जिसको जो कि बहकर वापस किस में जाता है, वाटर बॉडीज में जाता है, और फिर वो बाद में जो है उसको वाटर बॉडीज को कंटामिनेट करता है, जो कि बाद में जो है सिंचाई के लिए अनुपयोगी बना देता है उस पानी को। इसके बाद हम देखते हैं इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट है, ठीक है? जो अंतर्राज्यीय जल विवाद है उससे भी हमारी जो पूरी इरिगेशन फैसिलिटी है उस पर जो है दुष्प्रभाव पड़ता है। जो पानी या फिर इरिगेशन जो है ये एक स्टेट का सब्जेक्ट है। तो जो हमारा जो राज्य है वो जो है वो पूरा कंट्रोल करती है कि वाटर को किस प्रकार से यूज़ करना है, किस प्रकार से स्टोर करना है, उसकी क्या-क्या प्रायोरिटीज़ होंगी। तो जिसकी वजह से वाटर अवेलेबिलिटी जो है उस पर फ़र्क पड़ता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो हरियाणा और दिल्ली में भी जो है अक्सर ये विवाद देखा जाता है कि जो हरियाणा जो है उसने जो है जो बैराज है उसको बंद कर दिया, जिसकी वजह से जो है दिल्ली में पानी नहीं मिलता है। तो यहाँ पर जो है कई प्रकार से जो है ये हमारे जो वाटर अवेलेबिलिटी पर जो है उसको वाटर अवेलेबिलिटी को डिसरप्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सरकार द्वारा जो बहुत सारे जो है सरकारी योजनाएं लेकर के आई गई है, जिससे कि जो है सिंचाई को और ज़्यादा बेहतर बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे पीएम कृषि सिंचाई योजना, पीएम कृषि जो सिंचाई योजना है इसको वर्ष 2015 में जो है लॉन्च किया गया था, और इसका जो एम क्या था कि हर खेत को पानी, ठीक है, हर जितने भी जो फार्म्स हैं वहाँ तक जो है पानी पहुँचाया जाएगा, जिससे कि इनकी प्रोडक्टिविटी को जो है इंक्रीज किया जा सकता है, और साथ-साथ जो है मॉडर्न इरिगेशन टेक्निक्स को लेकर के आया जाएगा, जिसमें कि ड्रिप एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन जो है वो इंक्लूडेड है। इसके बाद अगर हम देखें तो कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट, ठीक है? तो यहाँ पर जो है इसमें इरिगेशन एफिशिएंसी को और ज़्यादा मजबूत करने की बात कही गई थी। इसमें जो है एग्जिस्टिंग कैनाल सिस्टम है उसको मेंटेन करके उसको अपग्रेड करने की बात जो है कही गई थी, ठीक है? उसको रिपेयर करना है, उसको अपग्रेड करना है, उसको मेंटेन करने की बात कही गई थी, ताकि जो है 17 मिलियन हेक्टेयर लैंड को जो है और बेहतर जो है उनकी वाटर अवेलेबिलिटी उनको सुनिश्चित की जा सके। इसके बाद अगर हम थर्ड देखें तो जल शक्ति अभियान है। तो इस जल शक्ति अभियान में जो है ये एक वाटर कंजर्वेशन स्कीम है, जिसमें कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर जो है बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है, और जो है यहाँ पे जो ग्राउंड वाटर जो है हमारा जो भूजल है उसको रिचार्ज करने की इसमें बात की गई है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे नेशनल वाटर मिशन है, राष्ट्रीय जल मिशन है। तो इसके अंतर्गत जो है ये जो है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज है उसका ही एक हिस्सा है, और इसके अंतर्गत जो वाटर यूज की एफिशिएंसी है उसको 20% तक बढ़ाने की बात कही गई है।
इसके अंतर्गत लोगों को अवेयर कराया जाएगा और उनकी जो है यहाँ पे वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के बारे में बताने की बात कही गई है। इसके बाद हम देखते हैं सूक्ष्म सिंचाई तकनीक, माइक्रो इरिगेशन जो टेक्निक्स है उसको और बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसके अंतर्गत जो है ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर इरिगेशन जो है उसको, जो कि डायरेक्टली प्लांट्स के रूट में पानी पहुंचाते हैं, उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये जो माइक्रो इरिगेशन जो है ये 10th 5 ईयर प्लान में जो है इसकी शुरुआत की गई थी। इसके अंतर्गत जो है जो फार्मर्स हैं उनको जो है वित्तीय सहायता दी जा रही है ताकि वो मॉडर्न टेक्निक्स को जो है अडॉप्ट कर सके। तो यहीं पर जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, ठीक है, स्मॉल और जो मार्जिनल फार्मर्स हैं उनको तो 55% तक की वित्तीय सहायता दी जा रही है और अन्य जो किसान हैं उनको 45% तक की जो है वित्तीय सहायता दी जा रही है ताकि वो माइक्रो इरिगेशन टेक्निक्स को जो है वो अडॉप्ट कर सकें। इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, जिसको कि 2014 में लेकर के आया गया था और इसी के अंतर्गत एक और स्कीम थी नेशनल मिशन ऑन माइक्रो इरिगेशन। ठीक है, इसको 2010 में जो है वो लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि इसमें और कोई क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं ताकि जो है हम पूरे अपने इरिगेशन सिस्टम को जो है और बेहतर कर सकते हैं, तो सबसे पहले जो है हमें जल मूल्य निर्धारण करना होगा, वाटर प्राइसिंग करनी होगी, जिससे कि जो है हम वाटर इरिगेशन जो एफिशिएंसी है उसको और ज़्यादा जो है वो बेहतर बना सकते हैं। जो पंजाब है अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है ग्राउंड वाटर को जो है बहुत ज़्यादा जो है भूजल जो है उसको बहुत ज़्यादा जो है एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्री कर दी गई है इरिगेशन पर्पस के लिए, जिसके कारण से कई बार हम देखते हैं कि खेत में पानी बहा जा रहा है, पंप चलता है और खेत में पानी बहता रहता है। तो ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉइटेशन को रोकने के लिए जो है हमें वाटर प्राइसिंग करने की ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जो भी जो इलेक्ट्रिसिटी है या फिर जो पानी का जो बिल होता है उसको डीसब्सिडाइज करने की ज़रूरत है ताकि जो है इरिगेशन को हम लोग और ज़्यादा मजबूत कर सकें और ग्राउंड वाटर को और ज़्यादा जो है सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमें वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स को और ज़्यादा बढ़ावा देने की ज़रूरत है, जैसे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट है, जिससे कि हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को जो है बढ़ा सकते हैं। जो वाटर यूज़ जो है फार्मिंग के लिए जो वाटर यूजेज जो होता है उसको हम लोग और ज़्यादा ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम थर्ड देखें तो मौजूदा सिंचाई बुनियादी ढांचे का जो है रख रखाव करना होगा ताकि जो है हम लोग इसको मेंटेन करें। मॉडर्न कैनाल सिस्टम जो है उसको और मॉडर्नाइज करने की ज़रूरत है ताकि जो उतना भी जो डिस्ट्रीब्यूशन में जो जल की बर्बादी होती है या फिर वाटर लॉस होता है उसको हम कम कर सकते हैं। एनकरेज माइक्रो इरिगेशन मेथड बाय प्रोवाइडिंग सब्सिडीज। ठीक है, तो जो माइक्रो इरिगेशन फैसिलिटी है उसमें जो है उसको जो है जिसमें कि वाटर बहुत ज़्यादा कंजर्व होता है उसको और ज़्यादा बढ़ावा देने की ज़रूरत है। इससे जो है हम लोग 40% तक ग्राउंड वाटर को जो है वहाँ पे सेव कर सकते हैं। तो इसी तरह अगर हम देखें तो मिहिर शाह कमेटी जो थी उस 2016 में जिसका गठन किया गया था, उन्होंने एक सिफारिश दी थी कि जो माइक्रो इरिगेशन जो फैसिलिटी है वो करीब 50% तक जो है फार्म लैंड है वहां तक जो है उनको उसका एक्सपेंशन जो है वो होना चाहिए ताकि जो है हम लोग जो ट्रेडिशनल मेथड है जैसे कि फ्लड इरिगेशन है, फरो इरिगेशन है, ठीक है, उससे जो है हम लोग जो है उससे हम लोग को दूर जाने की ज़रूरत है और जो माइक्रो इरिगेशन टेक्निक्स जो हैं उसको हमें अपनाने की ज़रूरत है। तो ये जो हमारे लिए जो इरिगेशन जो फैसिलिटी है किसानों तक पहुंचाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि हमारे आर्थिक विकास में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि है पेपर नंबर 4 से और क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट डज इमोशनल इंटेलिजेंस मीन एंड हाउ कैन इट बी डेवलप्ड, हाउ डज ईआई हेल्प एन इंडिविजुअल इन टेकिंग एथिकल डिसीजंस। भावनात्मक बुद्धिमत्ता से आप क्या समझते हैं? ईआई किसी व्यक्ति को नैतिक निर्णय लेने में कैसे मदद करता है? ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे पूरा डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इमोशनल इंटेलिजेंस और या फिर भावनात्मक बुद्धिमत्ता क्या होती है उसको समझेंगे। तो जो इमोशनल इंटेलिजेंस जो होती है वो हमारी क्षमता है जिससे कि हम जो है ये एक कला है जिससे हम खुद के और अन्य लोगों की जो है भावनाओं को समझते हैं, पहचानते हैं और उसको नियंत्रित करते हैं। तो इमोशनल इंटेलिजेंस जो टर्म था इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था? पीटर सैलोवे और जॉन मेयर ने।
ठीक है। जॉन मेयर ने वर्ष 1990 में जो है इस टर्म को जो है इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन बाद में एक साइकोलॉजिस्ट थे डैनियल गोलमैन जिन्होंने इस टर्म को जो है पॉपुलराइज किया था। तो यहाँ पर जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, इसके 5 घटक जो हैं वो बताए गए हैं। सबसे पहले है आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस। ये हमारी जो खुद की भावनाएं जो होती हैं उसको हमें पहचानने में जो है वो मदद करता है। तो हमारी भावनाएं क्या है और उस पे हम जो है क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं उसको हमें समझने में जो है यहाँ पे हमारी ये क्षमता को दिखाता है। ये हमें बताता है कि हमारे वैल्यूज क्या हैं, हमारे इंटरेस्ट और डिसइंटरेस्ट क्या हैं, ठीक है, हमें किस चीज में दिलचस्पी है, किससे हमें नफरत है। तो वो चीज हमें बताता है जो कि हमारे जो है लाइफ गोल्स को हमें डिसाइड करने में बहुत ही ज्यादा जो है वो मदद करता है। इसके बाद हम देखेंगे आत्म नियमन, सेल्फ रेगुलेशन। ठीक है, तो हम अपने मूड्स और फीलिंग्स को किस प्रकार से नियंत्रित करते हैं हमने पहचान लिया, तो अब हम जो है उसको नियंत्रित करना भी हमें आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम अपने भावों को यहाँ पर सचेत रूप से जो है संशोधित करते हैं, ताकि जो है हम जो सिचुएशन के हिसाब से जो है एक्ट कर सकें। नेक्स्ट है आंतरिक प्रेरणा, ठीक है, इंटरनल मोटिवेशन। तो यहाँ पर जो है ये हमें गोल को अटेन करने में मदद करता है कि हम जो है कितने रेडी हैं अपने आप से जो है इनिशिएटिव लेने के लिए। तो यहाँ पर जो है ये हमें इंटरनल मोटिवेशन देता है। इसके बाद हम देखते हैं समानुभूति। तो सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, इंटरनल मोटिवेशन, यहाँ पर हम सब अपनी बात कर रहे हैं, लेकिन एम्पैथिक होती है जब हम दूसरों के बारे में सोचते हैं, दूसरों की सिचुएशन में खुद को रख सॉरी हाँ, दूसरों की सिचुएशन में खुद को रख के सोचते हैं कि उन पर जो है किसी भी डिसीजन का क्या फर्क पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एम्पैथी होनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसलिए कहता है कि दूसरों की भावनाओं को समझना, उनके पॉइंट ऑफ व्यू, उनके नीड्स हैं, उनके जो मेंटल स्टेट्स हैं, ठीक है, उसको समझने को ही एम्पैथी कहते हैं। इसके बाद है सोशल स्किल्स। तो ये सारी हो गई थ्योरी। अब यहाँ पे ये आता है, हम कह सकते हैं एक ये एप्लीकेशन पार्ट, कि हम जो इमोशनल इंटेलिजेंस जो है उसको किस प्रकार से जो है किस प्रकार से जो है अप्लाई करते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस जो है हमें बेटर कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। ये हमें लोगों को इन्फ्लुएंस करने, प्रभावित करने में मदद करता है, और ये जो है हम लोगों को इससे एनकरेज भी कर सकते हैं। तो ये हमारी एबिलिटी है जिससे कि हम इफेक्टिव कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो ईआई जो है वो डिसीजन मेकिंग में किस प्रकार से मदद करता है। सबसे पहले हम देखेंगे सेल्फ अवेयरनेस। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम सेल्फ अवेयरनेस कहें तो यह है हमें जो है इसका मतलब होता है आत्म जागरूकता। यहाँ पे हम अपनी भावनाओं को समझते हैं, हमारी वीकनेस क्या क्या है, हम उसको उसके प्रति जो है हमें नॉलेज होती है, हमारी वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, जिसके अकॉर्डिंग जो है हम अपना इमोशंस जो है, भावनाएं जो है उनको मैनेज कर सकते हैं, उनको नियंत्रित कर सकते हैं। और जब हम भावनाओं को अगर हम नियंत्रित करते हैं तो हम अपने जो है अपनी चॉइसेस को भी हम लोग यहाँ पे हम लोग चॉइसेस को नाप सकते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है डिसीजन मेकिंग में जो है ये बहुत ज्यादा मदद करता है, क्योंकि यहाँ पर जब हम अपने आप को, इमोशंस को रेगुलेट करते हैं तो हम अपनी चॉइसेस को भी जो है यहाँ पे अच्छे से उसको जस्टिफाई कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं तर्क संगत सोच, रैशनल थिंकिंग के लिए। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रैशनल थिंकिंग से जो है हम बेटर डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है जो हमारे जो इमोशनल इंटेलिजेंस होते हैं ये हमें इमोशंस को रेगुलेट करने में हेल्प करता है, जो कि सीधा सीधा जो है हमारे डिसीजन मेकिंग जो कैपेसिटी है उसको अफेक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमें बताता है कि क्या सही है, क्या गलत है, और उसके बेसिस पे हम जो है एक रैशनल डिसीजन मेकिंग करते हैं। एक यहाँ पे पॉइंट रह गया है एम्पैथी, समानुभूति। यहाँ पर जो है हम समझते हैं कि जो भी हमारा डिसीजन है उस पर दूसरों के ऊपर क्या असर पड़ेगा, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो क्या होंगे दूसरों पर। तो यहाँ पे दूसरों के बारे में हम सोचते हैं और उसी के अकॉर्डिंग जो है हम डिसीजन अपना
लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट या फिर तनाव प्रबंधन। तो इमोशनल इंटेलिजेंस जो है हमें डिफिकल्ट सिचुएशन में जब स्ट्रेस होता है तो हमारे जो को स्ट्रेस उस स्ट्रेस को मैनेज करने में मदद करता है, हमें काम रखने में मदद करता है और साथ-साथ जो है जो भी हमारे जो चैलेंजेस हैं उससे हमें जो है निकलने में मदद करता है। तो जिससे कि हमारी जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है वो और ज़्यादा बेहतर होती है। ठीक है? इससे हम लोग क्या जब हम स्ट्रेस में नहीं होंगे तो हम लोग न्यू और इनोवेटिव आइडियाज़ लेकर के आते हैं जिसका कि सीधा असर हमारे डिसीजन मेकिंग स्किल्स पर पड़ता है। इसके बाद हम देखते हैं इम्पल्सिव डिसीजन को जो है वो रोकता है। यहाँ पर जैसे कि हमने बात की कि ये हमें काम करता है डिफ़िकल्ट सिचुएशन में और जो भी इमोशनली ट्रिगर्ड सिचुएशंस होती हैं जिसमें कि हम लोग भावनात्मक रूप से जो हम लोग बहुत ज़्यादा जो है रिएक्ट कर जाते हैं, तो उस सिचुएशन में जो है हम लोग कई बार जो है गलत डिसीजन ले लेते हैं। लेकिन जो इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन होता है, वो अपने इमोशंस को रेगुलेट करता है और उसी के अकॉर्डिंग फिर डिसीजन लेता है। ठीक है? ऐसा भी कहा जाता है जैसे कि जब आप बहुत गुस्से में हो या जब आप बहुत खुश हो, तो आपको डिसीजंस नहीं लेने चाहिए क्योंकि भावनाओं में बहकर कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए, इम्पल्सिव रिएक्शन नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं फेयर जजमेंट, उचित निर्णय। ये सिविल सर्वेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि दोनों पार्टीज़ को सुने और उसके बेसिस पे ही जो है एक फेयर जजमेंट दें। उसको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो भी डिसीजन दे रहा है, उस पर दोनों पार्टीज़ पर जो है क्या असर पड़ेगा, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, दोनों के इंटरेस्ट को उससे जो है वहाँ पर सुरक्षित रखना है। इसके बाद हम देखते हैं नेगोशिएशन या फिर समझौता वार्ता। यहाँ पे जब भी पीस टॉक्स होती है तो भी यहाँ पर इमोशनल इंटेलिजेंस हमें ये बताता है कि इसका जो कॉन्सिक्वेंसेस होगा वो कितनी दूर तक होगा, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन पर इसका जो है क्या असर पड़ेगा, उनके क्या जो है वो किस तरीके से उन पर उनको फील होगा हमारे डिसीजंस को। तो नेगोशिएशन में भी ये बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो यहाँ पर हम समझेंगे कि एआई को कैसे विकसित किया जा सकता है। तो जैसे-जैसे हम बड़े होते हैं, हम खुद के और दूसरों के जो है भावनाओं को समझने और उसको मैनेजमेंट करने में जो है सक्षम होते हैं। लेकिन कुछ तकनीक ऐसी है जिससे कि हम लोग इमोशनल इंटेलिजेंस को जो है विकसित भी कर सकते हैं, डेवलप भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें तो पे अटेंशन टू योर ओन इमोशन, अपनी भावनाओं पर हमें ध्यान देना होगा। ये हमें क्या मुद्दे, क्या सिचुएशन जो है हमारे स्ट्रॉन्ग इमोशनल रिस्पॉन्स को जो है प्रॉम्प्ट करता है, हमें ये समझने की ज़रूरत है। यदि हम अपने इमोशंस को समझ लेंगे, ठीक है? अगर हम अपने इमोशंस को समझ लेंगे, तभी हम जो है फ्यूचर में अपनी भावनाओं को और ज़्यादा बेहतर जो है नियंत्रित कर सकते हैं, उसको रेगुलेट कर सकते हैं। इसके बाद है ट्रेनिंग है, कुछ प्रशिक्षण होते हैं। तो यहाँ पर ऑनलाइन ट्रेनिंग्स हैं, सेल्फ हेल्प बुक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मदद करती हैं, इमोशंस को कंट्रोल करना सिखाती हैं। तो यहाँ पर हमें ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो हैं लेने चाहिए जिसमें कि 360 डिग्री असेसमेंट हो हमारा, ठीक है? हर पहलू पे हमारा असेसमेंट हो, हर चीज़ को हमें बताएँ ताकि हम लोग सेल्फ अवेयर हों और हम अपने इमोशंस को बेहतर रेगुलेट कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं जर्नलिंग। जर्नलिंग मतलब होता है डायरी लिखना, ठीक है? तो इसमें इसके अंतर्गत जो है हम दिन भर में होने वाली जितनी भी जो घटनाएँ हैं, उसको जो है हम लोग लिखते हैं और अपनी भावना से जोड़कर जो है देखते हैं कि हमें किस सिचुएशन में कैसा फ़ील हुआ, कैसा महसूस हुआ। तो इससे हम अपनी इमोशंस को बेहतर समझ पाते हैं। हम समझ पाते हैं कि हमें जो है क्या जो है हमारे इमोशंस को ट्रिगर कर रहा है। तो उसको समझने के बाद जो है हम लोग अपने जो है इमोशंस को बेहतर रेगुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि हमारे इमोशंस कैसे हमारे डिसीजन मेकिंग जो है डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करता है। तो जब हम लिखते हैं तो हमें क्लैरिटी और ज़्यादा मिलती है। इसके बाद हम देखेंगे 360 डिग्री फीडबैक, ठीक है? 360 डिग्री फीडबैक जितने भी जो अगर हम कहीं पे कार्य कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो है हमें सब जितने भी जो हमारे आस-पास के लोग हैं, उन सबसे हमें फीडबैक लेना चाहिए कि हमने किस सिचुएशन में किस तरीके से जो है यहाँ पर हमने रिएक्ट किया या फिर एक्ट किया। तो वो लोग जो है हमें बताते हैं, हमारे कलीग्स बताएँगे, हमारे सबऑर्डिनेट्स हैं, हमारे सुपीरियर्स हैं, वो अगर हमें बताएँगे तो हम अगर उनको एक ऐसे पॉजिटिव फीडबैक की तरह लें तो हम लोग जो है अपने इमोशंस पर काम करने के लिए जो है प्रेरित होंगे। अ,
तो यहाँ पर इसके बाद जो है हम अपना सेल्फ असेसमेंट भी कर सकते हैं फीडबैक मिलने के साथ, और जो कि हमें सेल्फ इम्प्रूवमेंट में जो है मदद करता है। इसके बाद हम देखते हैं योगा और मेडिटेशन। योगा और मेडिटेशन से जो है हमारी अवेयरनेस को बढ़ाता है, हमें खुद से जोड़ने का मौका देता है। ये सिर्फ हमारी बॉडी के लिए नहीं बल्कि माइंड के लिए भी जो है बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। तो ये हमारी सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाता है, हमारी मेंटल क्लैरिटी देता है और हमें जो है काम रखता है, जिससे कि हम लोग जो है अपने जो है इमोशनली जो है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं। तो अंत में हम कह सकते हैं कि जितने जो इमोशनल इंटेलिजेंस जो है, ठीक है, वो हमें बहुत ज़्यादा मदद करता है हमारे इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में। वो हमारी इंटरपर्सनल स्किल्स में जो है बहुत ज़्यादा मदद करता है, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में जो है मदद करता है, और साथ-साथ जो है ये हमारी परफॉर्मेंस को एनहांस करता है, क्योंकि हम अपने स्ट्रेस को, अपने सेटबैक्स को जो है जो हमारी जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन है उससे डील करने में मदद मिलता है, और हमें जो है हमारे चैलेंजेस में जो है चैलेंजेस में जो है हमें काम करने के लिए जो है वो मदद करता है। तो यहाँ पे जो है अगर हम बात करें तो जो ये हमारे डिसीजन मेकिंग में हमें जो है खुद से अवेयर कराता है, और उसके बाद जो है हमारे डिसीजन मेकिंग स्किल्स जो हैं वो और ज़्यादा बेहतर हो सकती हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है पेपर नंबर 5 से, और क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द हेल्थ केयर सेक्टर इन उत्तर प्रदेश। व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू एड्रेस द इशू। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के सामने आने वाली समस्याओं की पहचान करें और इस मुद्दे के समाधान के लिए राज्य सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं हमें उसे भी यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले जो है अगर हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखें, जिसमें कि हम देखते हैं कि जो भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जो होते हैं या फिर जो हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट है उत्तर प्रदेश की, जिसको जिम्मेदारी किसको दी गई है, वो है डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग है। और ये अगर हम पूरी जो मेडिकल सर्विस देखें, ठीक है, जो चिकित्सा सेवा जो है उत्तर प्रदेश में, इसे 3 टियर में जो है डिवाइड किया गया है। पहले लेवल में जो है अर्बन एरियाज आते हैं, और सेकंड और थर्ड लेवल पे जो है रिमोट और रूरल एरियाज को जो है रखा गया है, ग्रामीण और सुदूरवर्ती क्षेत्र को। तो अब हम यहाँ पर अगर हम कुछ उत्तर प्रदेश के अगर हम फैक्ट्स के बारे में देखें, और तो यहाँ पर जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ था, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, उसके हिसाब से जो है चाइल्ड स्टंटिंग की प्रॉब्लम जो है उत्तर प्रदेश में बहुत ही ज़्यादा है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश को जो है यहाँ पे थर्ड रैंक पर रखा गया है, जिसमें कि जो चाइल्ड स्टंटिंग जो है उसमें 39.7% जो है शिशु जो हैं उससे ग्रसित हैं, ठीक है, उससे प्रभावित हैं। अंडरवेट कम वजन वाले बच्चों की संख्या जो है वो 32.1% की है, और जो वेस्टेड जो बच्चे हैं उनकी संख्या जो है वो 17.3% है। अगर यही हम नीति आयोग की हेल्थ इंडेक्स की बात करें तो उत्तर प्रदेश को उन्होंने उनका जो हेल्थ इंडेक्स है उसमें उत्तर प्रदेश को 19वीं रैंक पे रखा है। और अगर हम उत्तर प्रदेश की इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात करें तो 50.4 है, और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो है वो 167 है। ये एनएफएचएस 5 का जो 2019 और 2021 का जो है डेटा है उसके हिसाब से ये आंकड़े दिए गए हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आखिर क्या-क्या चैलेंजेस हैं हेल्थ केयर सर्विसेज में, स्वास्थ्य सेवाओं में जो है के सामने जो है उत्तर प्रदेश में कौन-कौन सी आने वाली समस्याएँ हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनएडिक्वेट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, अपर्याप्त स्वास्थ्य अवसंरचना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है रूरल और रिमोट एरियाज में तो ये प्रॉब्लम जो है और भी ज़्यादा जो है वर्स्ट देखने को हमें मिलती है। तो यहाँ पर तो ये एक रिपोर्ट है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की कैग की, जिसने कि पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ सर्विसेज इन उत्तर प्रदेश में जो है एक रिपोर्ट पेश की थी वर्ष 2024 में, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे उसके कुछ आंकड़ों से समझेंगे कि यहाँ का उत्तर प्रदेश की जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको जो है उसका कितना बुरा हाल है। ओके, तो अगर हम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर जो है इस पूरी जो कैग की जो रिपोर्ट है उसमें ये देखा गया था कि जो भी एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है,
ठीक है। एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके में जो है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अभाव पाया गया है, और जितने भी जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स जो हैं चेक किए गए थे उसमें से 53% में देखा गया है कि वहाँ पे किसी भी प्रकार की जो है वो मेंटेनेंस नहीं होती, और वहाँ की जो दीवारें थी उसमें सीलन पाई गई थी। ठीक है। इसी के साथ-साथ देखते हैं कि जो बेड्स जो हैं उसकी बहुत ही ज़्यादा जो है वो शॉर्टेज है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जो है जो बेड्स जो हैं उसकी अवेलेबिलिटी बहुत कम है। अगर हम एक आंकड़ा देखें तो यूपी में जो है, अगर हम जो उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है बेड की उपलब्धता है यहाँ पे प्रति 1 लाख पॉपुलेशन पे। ठीक है, केवल 13 बेड्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। तो ये यहाँ पर जो है यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। इसके बाद अगर हम और आंकड़े देखें तो यहाँ पे अलग से जो इंजेक्शन और ड्रेसिंग रूम जो है उसकी जो है 26% जो है पीएचसी में जो है वहाँ पे अभाव पाया गया था। इसी के साथ-साथ जो है 29% प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जो है यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर की जो है यहाँ पे सुविधा उपलब्ध नहीं थी। सेपरेट टॉयलेट नहीं है मेल और फीमेल के लिए 21% ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर में, और 21% प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जो है इलेक्ट्रिसिटी का जो है वो अभाव देखने को मिला था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो उत्तर प्रदेश की जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी हालत जो है वो बहुत ही ज़्यादा खराब है। और यहाँ पे साथ ही साथ अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है नीति आयोग द्वारा जो है 14 स्पेशलिटीज जो हैं उसको रिकमेंड की गई है हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। ठीक है, हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। और उत्तर प्रदेश में केवल एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पाया गया है जहाँ पे कि ये 14 स्पेशलिटीज जो हैं वो फंक्शनल थी, सारी 14 स्पेशलिटीज। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे जो सुविधा जो है हेल्थ केयर सेक्टर में उसका बहुत ही ज़्यादा जो है वो कमी देखने को हमें मिलती है। इसके बाद हम देखते हैं शॉर्टेज ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। ठीक है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो हैं उनकी भी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, मैन पावर रिसोर्सेज जो हैं उसकी बहुत ज़्यादा कमी है। अगर हम नर्सेस और मिडवाइफ्स की बात करें तो यहाँ पे केवल उत्तर प्रदेश में 1.38 लाख्स ऑफ नर्सेस एंड मिडवाइफ्स उपलब्ध हैं। डब्ल्यूएचओ के हिसाब से प्रति 1000 व्यक्ति पे जो है 3 नर्सेस होनी चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश में कितनी है, 0.6 है। ठीक है, और यहीं अगर हम बात करें डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी की, तो यहाँ पर डब्ल्यूएचओ के हिसाब से प्रति 1000 पॉपुलेशन पे 1 डॉक्टर उपलब्ध होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर उत्तर प्रदेश में 1 डॉक्टर 2300 से भी ज़्यादा पॉपुलेशन पे जो है वो उपलब्ध है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उनका भी बहुत ज़्यादा अभाव हमें देखने को मिलता है। इनएडिक्वेट हेल्थ केयर रिसोर्सेज, ठीक है, अपर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल संस्थान। तो उत्तर प्रदेश की बात करें तो जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो 2 डिकेड, ठीक है, 2 दशक जो है वो पुराना है, और इसी के साथ-साथ जो है एडवांस जो मेडिकल इक्विपमेंट्स है उसका भी बहुत ज़्यादा अभाव है, जो कि इमरजेंसी और कॉम्प्लिकेटेड सर्जिकल प्रोसीजर को करने के लिए जो है वो पर्याप्त नहीं है। इसी के साथ-साथ हम देखते हैं कि 773, ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स जो हैं वो कि जो है एडिक्वेटली स्टाफ है, वहाँ पे जो है प्रॉपर स्टाफ है, और वहाँ पर जो है केवल वहाँ पे ड्रग्स जो है वो समय से उपलब्ध होती है। ऐसे ही अगर हम बात करें एक उन्नाव में, ठीक है, उन्नाव में एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो है, उन्नाव के जो नवाबगंज है वहाँ पर जो है टॉर्च लाइट में जो है ऑपरेशन किया गया था, क्योंकि वहाँ पे जो है इलेक्ट्रिसिटी उस टाइम उपलब्ध नहीं थी। तो हेल्थ केयर रिसोर्सेज जो हैं वो भी पर्याप्त नहीं है, और हेल्थ केयर जो रिसोर्सेज हैं वो भी अगर जो भी मौजूद हैं वो भी जो है मोस्टली कॉन्सेंट्रेटेड कहाँ पर हैं, वो अर्बन एरियाज में है। जो रूरल एरियाज और रिमोट एरियाज है वहाँ पे तो हालत बहुत ही ज़्यादा खराब है। इसके बाद हम देखते हैं लैक ऑफ अवेयरनेस, ठीक है, लोगों में जो है जागरूकता नहीं है हेल्थ केयर और उनके हेल्थ केयर के बारे में, उनके जो है किस तरीके से बीमारी की रोकथाम करनी है, कैसे अर्ली साइंस जो है अर्ली सिम्टम्स को पहचानना है, और उसके साथ साथ क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लेने हैं। ठीक है, तो लोगों में जो है इस जानकारी का बहुत ही ज़्यादा अभाव है, जिससे कि जो है बीमारियों के बारे में उनको जो है बचाव करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। ठीक है, बचाव करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, और उसके पास जो है और इस कारण से जो है जो बीमारियों की जो रोकथाम कर जो है
किया भी जा सकता है, उसको बहुत ही ज़्यादा जो है हम लोग जब जो प्रॉब्लम जो है बहुत ज़्यादा एस्केलेट हो जाती है तब उसे एड्रेस किया जाता है, ठीक है? और इससे जो है कॉस्ट भी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर हम आंकड़ों के हिसाब से देखें तो केवल 13.1% वुमेन और 22.1% ऑफ मेन के पास जो है एड्स और एचआईवी के बारे में जो है पर्याप्त जानकारी है। तो ऐसी गंभीर बीमारियों के बारे में जो है लोगों के पास जानकारी का बहुत ही ज़्यादा अभाव है। इसके बाद हम देखते हैं लैक ऑफ एक्सेस, ठीक है? तो यहाँ पे जो है लोगों की जो है पहुँच नहीं है हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ तक, ठीक है? तो यहाँ पे जो लोगों के पास जो है सही अपॉर्च्युनिटी नहीं है कि वो लोग जाके जो है अपनी स्वास्थ्य सेवाएँ जो हैं वो ले सकें। तो यहाँ पर अगर हम लैक ऑफ एक्सेस की बात करते हैं तो बेसिकली हम यहाँ पे जो है फिज़िकल रीच की भी बात करते हैं। उनकी जो है हॉस्पिटल्स या फिर जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है, वहाँ तक उनकी जो है पहुँच नहीं है। तो ये जो है ये बहुत बड़ा जो है कारण है लोगों को जो है यहाँ पे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जो है वो उपलब्ध नहीं हो पाती। ऐसा माना जाता है कि जितने भी जो जो एक्चुअल मायने में जो लोगों की जो पहुँच को माना जाता है वो जो भी उनका जो जहाँ पे वो रहते हैं या फिर जहाँ पे वो काम करते हैं उसके 5 किलोमीटर के रेडियस में होना चाहिए। लेकिन जो रिमोट एरियाज़ है वहाँ पे इस तरीके के जो हेल्थ सेंटर्स जो हैं वो मौजूद नहीं हैं। ठीक है? तो ग्रामीण क्षेत्र में केवल 37% लोग ही जो है स्वास्थ्य सुविधाओं तक जो है वो पहुँच पाते हैं। तो एक्सेस तो जो है लोगों के पास नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं अफोर्डेबिलिटी की, ठीक है? तो जो कितने जो कॉस्टली हमारी जो हेल्थ केयर है, ठीक है? हेल्थ केयर की जो हम स्वास्थ्य सुविधाएँ लेते हैं उसके हमारे जेब पर क्या असर पड़ता है? उसके जो है हमारे फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट क्या है? वो हमारे जो है अफोर्डेबिलिटी को दिखलाता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो 2/3 जो मेडिकल ट्रीटमेंट्स होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में होते हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल्स की हम लोग जानते हैं जैसे कि कॉस्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। ठीक है? तो यहाँ पर जो है लोगों की पहुँच जो है लोगों की अफोर्डेबिलिटी जो है वहाँ तक नहीं हो पाती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे 2 प्रॉब्लम निकल के आती है अफोर्डेबिलिटी के अंदर। एक तो जो है यहाँ पर जो है पब्लिक हेल्थ केयर जो है हमारा बहुत ही ज़्यादा इनएडिक्वेट है, बहुत ही ज़्यादा जो है इनएफिशिएंट है, ठीक है? इनएफिशिएंट है और इसी के साथ-साथ जो अगर प्राइवेट हेल्थ केयर वहाँ पे जाते हैं तो वो वहाँ पे जो है बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं और वहाँ पे जो है जो है वहाँ पे जो है कई बार जो है लो क्वालिटी की जो सर्विसेज़ हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं क्योंकि यहाँ पे उत्तर प्रदेश में ऐसे भी बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स जो हैं वो मौजूद हैं जो कि अनरिकॉग्नाइज्ड है, जो कि अनलाइसेंस्ड है, ठीक है? इसके बाद हम देखते हैं पुअर सैनिटेशन एंड हाइजीन जो सैनिटेशन और हाइजीन की कमी के कारण भी जो है यहाँ पर जो अ, बीमारियाँ जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा जो हैं वो फैलती हैं। जैसे कि अगर हम देखें तो जो जिनके पास इम्प्रूव्ड सैनिटेशन फैसिलिटी है वो अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो केवल 68.8% ही जो है पॉपुलेशन जो है यहाँ पे इम्प्रूव्ड सैनिटेशन फैसिलिटी का जो है वो उपयोग करती है। ठीक है? तो यहाँ पर जो है पुअर सैनिटेशन एंड हाइजीन के कारण भी जो है बहुत ज़्यादा जो है बीमारियाँ जो हैं उत्पन्न होती हैं। हाउसहोल्ड यूजिंग क्लीन फ्यूल फॉर कुकिंग, ठीक है? खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन का उपयोग करने वाले परिवार जो हैं वो केवल 49.5% परिवार हैं। तो यहाँ पे जो है उसके कारण से जो उसके धुएँ के कारण जो है बहुत ज़्यादा लोगों में बीमारियाँ होती हैं, लंग्स की बीमारियाँ बहुत ही ज़्यादा होती हैं, ठीक है? तो इसी के बाद हम देखते हैं वीक हेल्थ गवर्नेंस। तो यहाँ पे जो है कमज़ोर स्वास्थ्य प्रशासन भी हमें देखने को मिलता है। तो हेल्थ जो है ये एक स्टेट सब्जेक्ट है और यहाँ पे जो है एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की जो है वो कमियाँ जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलती हैं। जितनी भी जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती हैं, उसको डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो है उसको इम्प्लीमेंट करने का काम करती है, वो नोडल एजेंसी होती है। ठीक है? वही जितनी भी जो हेल्थ सर्विसेज़ होती है उसको डिलीवर कराने का काम करती है। डिसीज़ को प्रिवेंट करने का काम जो है वो इसी डिपार्टमेंट का होता है। ठीक है? तो इनएडिक्वेट मैन पावर है जिसके कारण बहुत ही ज़्यादा इनएफिशिएंसी देखने को मिलती है, जिसके कारण जो है लोगों को स्वास्थ्य सेवाएँ जो है समय पर उपलब्ध कराने में हम लोग असक्षम हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या-क्या जो है यूपी गवर्नमेंट द्वारा जो है कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं जिससे कि हम लोग जो स्वास्थ्य सेवाएँ को जो है वो और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि
जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो पीपीपी मॉडल को बहुत ही ज़्यादा एनकरेज कर रही है हेल्थ केयर सेक्टर में, ठीक है। तो इसके लिए जो है इन्वेस्टर्स मीट जो हुई थी, वहाँ पे उन लोग ने जो है प्राइवेट सेक्टर्स को जो है रोप इन करने का काम किया था कि वो लोग भी जो है आए और हेल्थ केयर सेक्टर में जो है इन्वेस्ट करें, ताकि यहाँ की स्वास्थ्य सुविधाएं जो है उसको और ज़्यादा बेहतर किया जा सके। तो उन्होंने वहाँ पे कन्विंस किया था कि जो जो यहाँ पे उत्तर प्रदेश में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे जो कंज्यूमर बेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा है, तो जिससे कि प्राइवेट इन्वेस्टर्स जो हैं वो आके जो है यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट करें और लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं देने में जो है वो बहुत ज़्यादा मदद हो। और उन्होंने साथ साथ जो है ये भी बताया था कि जितने भी जो रूरल एरियाज में भी जो है वहाँ पे भी लोग जो है सक्षम है कि वो जो है अपने हेल्थ पे जो है हेल्थ कॉस्ट को जो है इनकर कर सकते हैं। तो इसलिए जो है ये लोग पीपीपी मॉडल पे भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। सेकेंड अगर हम देखें तो आयुष्मान कार्ड होल्डर्स अगर हम स्टेट में देखें तो 227 लाख हैं, जो कि पूरे जो है कंट्री में जो है सबसे ज़्यादा किसी प्रदेश में जो है एनरोल्ड हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है यहाँ पे लोगों को जो है आयुष्मान कार्ड जो है वो उपलब्ध कराए जा रहे हैं, ताकि वो जो है अपने स्वास्थ्य को और ज़्यादा बेहतर कर सकें। इसके बाद जो है हाई बजट एक्सपेंडिचर जो बजट जो है उसको और ज़्यादा जो है उसमें जो है और ज़्यादा बढ़ोतरी की गई है हेल्थ बजट में, ठीक है। अगर हम यहीं देखें फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में, ठीक है, वो तो 7.19% का जो है पूरे बजट का 7.19% जो है हेल्थ को दिया गया था, और यहीं अगर हम 2024-25 में देखें तो वो 6.2% का दिया गया है। तो जो कि नेशनल एवरेज जो पूरा जो जितने भी स्टेट हैं उससे जो है वो कहीं ज़्यादा है, ठीक है। अगर हम एब्सोल्यूट नंबर्स में देखें तो ये हाईएस्ट है पूरे जितने भी राज्य हैं उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें जो है यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे काम किया जाएगा, यहाँ पे स्टाफिंग एंड जो ड्रग सप्लाईज है उस पर भी जो है कार्य करने की बात कही जा रही है। इसके बाद हम देखते हैं मिशन निरामया, जिससे कि जो है यहाँ पे जो नर्सिंग वर्कफोर्स है उसको और ज़्यादा जो है वो उनकी गुणवत्ता, उनकी क्वालिटी में जो है और ज़्यादा सुधार किया जाएगा। इसमें नर्सिंग कॉलेजेस के जो है बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा। इसकी शुरुआत जो है वो 2021 में की गई थी, और जिसमें और इसके साथ-साथ जो है बेहतर क्वालिटी के जो नर्सेज़ जो हैं वो प्रशिक्षण लेके निकले, इसके लिए जो है एक कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम टेस्ट भी जो है वो उसको रखा गया है। इसके बाद हम देखते हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज स्कीम है, जहाँ पे कि हर प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में जो है एक मेडिकल कॉलेज जो है खोलने की बात कही गई है, ताकि लोगों की पहुंच को जो है और ज़्यादा बढ़ाया जा सके। इसके बाद हम देखते हैं यूपी मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, यहाँ पर जो है लोगों को 5 लाख तक का जो है बीमा जो है वो उपलब्ध कराया जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं स्टेट एजेंसी फॉर कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस सांची, ठीक है। तो इसके अंतर्गत जो है जिसके अंतर्गत जो भी पुअर पीपल है उनको अफोर्डेबल रेट्स पे जो है इंश्योरेंस जो है उपलब्ध कराया जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं हेल्थ एटीएम्स के अंतर्गत जो जितने भी जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं या फिर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हैं, उसके अंतर्गत जो है 30 से भी ज़्यादा डिसीजेस को जो है इंस्टेंट जो है डायग्नोसिस करने की जो है सुविधा जो है वो उपलब्ध कराई गई है। इसके साथ अन्य बहुत सारे स्टेप्स लिए गए हैं, जैसे कि पूरे राज्य में जो है 230 ब्लड बैंक्स जो हैं वहाँ यहाँ पर सेटअप किए गए हैं। एम्बुलेंस सर्विसेज को और ज़्यादा बेहतर बनाया गया है। प्राइवेट प्लेयर्स को जो है यहाँ पे उनको इसके अंतर्गत लेकर के आके 24/7 जो है मेडिकल शॉप्स जो हैं वो खोली जा रही हैं। इसके साथ-साथ जो है वेटरिनरी सर्विसेज जो है उसको भी और ज़्यादा बेहतर बनाया जा रहा है, जिससे कि जो है लाइवस्टॉक की हेल्थ को जो है और ज़्यादा बेहतर किया जा सके। जितने भी जो पोल्ट्री है, लाइवस्टॉक है, फार्म एनिमल्स हैं, इन सभी की हेल्थ को और ज़्यादा बेहतर किया जा सके, ताकि जो इनसे होने वाली बीमारियों को जो है रोकथाम किया जा सके। इसके बाद हम देखेंगे कि आगे हम लोग क्या-क्या कर सकते हैं, जिससे कि और ज़्यादा जो है वो बेहतर किया जा सकता है। तो सबसे पहले जो है हेल्थ केयर बजट को जो है वो और ज़्यादा जो है बढ़ाना होगा, ताकि जो है यहाँ पर जो है हम लोग और ज़्यादा जो है बेहतर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को जो है उपलब्ध करा सकें, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है वो और ज़्यादा बेहतर बना सकें। तो अगर हम नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 में कहा गया था कि जो हेल्थ केयर स्पेंडिंग जो है वो 8% तक जो है वो बढ़ाने की बात इसमें कही गई थी, और जो
जो भी हमारी जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसका करीब 2.5% तक जो है वो होना चाहिए। ठीक है, तो हमें हेल्थ पर और ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, फायर सेफ्टी मेजर्स जो हैं उसको लेने की ज़रूरत है, जितने भी जो हॉस्पिटल्स हैं, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स है, उनके मेंटेनेंस करने की ज़्यादा ज़रूरत है, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर को और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, और साथ-साथ जितने भी जो रेडिएशन सेफ्टी मेजर्स हैं, उन पे और ज़्यादा जो है उनका अनुपालन करने की ज़रूरत है। टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो है यहाँ पर हम ऑनलाइन जो है मैप कर सकते हैं कि कितनी दवाइयों की डिमांड एंड सप्लाई हो रही है, ताकि जो है यहाँ पे कहाँ पे कौन से इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है उसको हम लोग जो है यहाँ पे टैप करने का काम कर सकते हैं। मोबाइल हेल्थ ऐप का यूज़ किया जा सकता है। इसके साथ-साथ हम देखते हैं टेलीमेडिसिन। ठीक है, तो टेलीमेडिसिन जो है उससे जो है दूर बैठे ही जो है लोगों को स्वास्थ्य सेवाएँ जो है हम लोग प्रदान कर सकते हैं। इसके बाद है पब्लिक अवेयरनेस, लोगों को जो है प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में बता सकते हैं, इनिशियल ट्रीटमेंट्स के बारे में बता सकते हैं, और अर्ली डिटेक्शन ऑफ सिम्पटम्स के बारे में बता सकते हैं, जाकि ताकि हम लोग जितनी भी जो बीमारियाँ हैं उसको आगे बढ़ने से जो है वो रोक सकते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ जेनेरिक ड्रग्स। ठीक है, जितने भी जो जेनेरिक ड्रग्स हैं उसको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है अवेलेबल कराने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे कि जो है लोगों की पहुँच तक जो है वो ड्रग्स जो हैं वो आ सकें। तब क्योंकि जो जेनेरिक ड्रग्स होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल रेट्स पे जो है मिल जाती हैं। तो इसके लिए जो है सरकार द्वारा जो है जन औषधि केंद्र जो है वो सेटअप किया जा रहा है, तो इसके नेटवर्क को और ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश कर सकते हैं। बेटर एक्सेसिबिलिटी। ठीक है, तो जितने भी जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है हेल्थ केयर सेंटर्स का, अर्बन एरियाज में ज़्यादा है, रिमोट एरियाज में कम है, रूरल एरियाज में कम है, तो इस जो ये जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है इस गैप को जो है हमें कम करने की ज़रूरत है, ताकि लोगों तक जो है क्वालिटी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को जो है वो पहुँचाया जा सके, और जितनी भी जो डिलेड डायग्नोसिस हैं उसको हम लोग कम कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। ठीक है, तो यहाँ पे जितनी भी जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है उनको बेहतर उनको मॉनिटर करना और बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, ताकि जितने भी जो टारगेट ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, उनको पूरा किया जा सके, और जितना भी जो फंड्स हैं, ठीक है, जो भी सरकार द्वारा जो भी केंद्र सरकार द्वारा जो फंड्स दिया जाता है उसको हम लोग ऑप्टिमली यूटिलाइज कर सकें। इसके बाद हम देखते हैं अडीरेंस टू यूपी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स विजन 2030 रोड मैप। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जो भी यूपी गवर्नमेंट में राज्य सरकार ने जो भी एक रोड मैप बनाया है एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अटेन करने के लिए, ठीक है, उस रोड मैप का भी हमें अनुपालन करना जो है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इस प्रकार से हम लोग हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं, और जो 1/5 ऑफ द पॉपुलेशन है जिनको कि हेल्थ केयर जिनके पास हेल्थ केयर सर्विसेज फैसिलिटी जो है अवेलेबल नहीं है, जो कि सामाजिक और जो आर्थिक विकास में कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज़ ऑफ देयर हेल्थ इश्यूज़। ठीक है, तो ये सब हम उन्हें सुविधा देके जो है उन्हें अपने कंट्री के जीडीपी में कंट्रीब्यूट करने का जो है मौका दे सकते हैं। उनके जो है यहाँ पर जो है हम लोग उनकी सर्विसेज भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स के साथ कोलैबोरेट करना, ताकि जितना भी जो गवर्नमेंट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है या फिर गवर्नमेंट के पर जो हेल्थ केयर का जो बर्डन है उसको हम लोग कम कर सकते हैं। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है पेपर नंबर 6 से, और क्वेश्चन है डिस्कस द चैलेंजेस फेस्ड बाय द हॉर्टिकल्चर सेक्टर इन उत्तर प्रदेश, ऑल्सो हाईलाइट द स्टेप्स द स्टेट गवर्नमेंट टुक टू डेवलप दिस सेक्टर। उत्तर प्रदेश में बागवानी क्षेत्र के सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करें, और साथ ही इस क्षेत्र को विकसित करने में राज्य सरकार द्वारा जो है उठाए गए कदमों पर भी प्रकाश डालें। तो यहाँ पर हम सबसे पहले समझेंगे कि हॉर्टिकल्चर या फिर बागवानी जो है वो होता क्या है। इसके बाद हम देखेंगे हॉर्टिकल्चर जो सेक्टर है उसके सामने आने वाली कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है, क्या क्या इश्यूज जो है वो फेस कर रहा है हॉर्टिकल्चर सेक्टर। इसके बाद हम देखेंगे सरकार द्वारा जो है क्या क्या स्टेप्स उठाए गए हैं, और अंत में हम जो है यहाँ पे कुछ मेजर्स को जो है सजेस्ट करेंगे, जो कि जिससे कि हम लोग हॉर्टिकल्चर सेक्टर को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम हॉर्टिकल्चर सेक्टर को समझें कि हॉर्टिकल्चर या फिर बागवानी क्षेत्र जो है वो है क्या, तो ये एक कृषि की वह शाखा है जिसमें कि जो है यहाँ पर भोजन और औषधीय प्रयोजनों के लिए जो है पौधों को उगाया जाता है। तो यहाँ पे इससे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो खाद्य और अखाद्य, ठीक है, अखाद्य जो है यहाँ पे फसलें जो हैं वो दोनों को ही इंक्लूड किया जाता है। खाद्य में जैसे आ गया कि अ
जो भी फूल्स है सॉरी फल है, सब्जी है, अनाज है, मसाले हैं, तो वो सब जो है खाद्य सामग्री के अंतर्गत आता है। और अखाद्य फसलें जो हैं जैसे कि फूल है या फिर अन्य जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं, तो उसको जो है वहाँ यहाँ पे अखाद्य जो है फसलों के अंतर्गत जो है वो रखा जाता है। तो यहाँ पर अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है वो बहुत ही ज़्यादा व्यापक है, इसलिए यहाँ पे जो है अलग-अलग प्रकार के फल, सब्जियाँ, अनाज जो है वो उसको आसानी से जो है उगाया जा सकता है। इसी के साथ-साथ अगर हम उत्तर प्रदेश में देखें, तो यहाँ तो उत्तर प्रदेश जो है जैव विविधता के नज़रिए से जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो समृद्ध है, बहुत ही ज़्यादा जो है प्रॉस्पेरस है, और जिसके कारण जो है यहाँ पर अलग-अलग फसलों को उगाने में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं जो उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे 9 एग्रो क्लाइमेटिक ज़ोन्स में जो है इसको बाँटा गया है। तो यहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस जो हैं, वो भी बहुत ही ज़्यादा जो है यहाँ पर फ़ेवरेबल हैं, जिससे कि अलग-अलग प्रकार के जो हैं मसाले, फल, सब्जियाँ जो है उसको उगाई जा सकती हैं। तो ल यहाँ पर हम देखेंगे कि हॉर्टिकल्चर सेक्टर जो है इसके सामने क्या-क्या आने वाली जो है प्रॉब्लम्स से कौन-कौन से प्रॉब्लम से जूझ रहा है, कौन-कौन सी चुनौतियाँ हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो एब्सेंस ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है उसका अभाव है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए। जो एमएसपी जो है वो यहाँ पे जो है वो 14 कमोडिटीज़ के लिए जो है केंद्र सरकार जो है उसके द्वारा जो है वो घोषित की जाती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे जो मसाले हैं, जो सब्जियाँ हैं, फूल हैं, फ्रूट्स हैं, फल हैं, उनके लिए जो है कोई भी एमएसपी जो है यहाँ पर सरकार की तरफ से जो है वो नहीं दी जाती हैं। तो जिसके कारण जो फार्मर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा जो है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को जो है अडॉप्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा जो है प्रोत्साहित नहीं होते हैं। जैसे कि बहुत सारे फ्रूट्स हैं, मैंगो है, बनाना है, केला है, जिसमें कि जो उत्तर प्रदेश जो है ये बहुत ही बड़ा प्रोड्यूसर है इन सब फलों का, लेकिन इनके लिए कोई भी किसी भी प्रकार की जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो है यहाँ पर उनको श्योरिटी जो है किसानों को नहीं दी जाती है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, बुनियादी ढांचे की जो है यहाँ पे कमी देखने को मिलती है। तो जैसा कि हम जानते हैं जितने भी जो फसलें होती हैं ये मोस्टली क्या होती हैं, ये पेरिशेबल आइटम्स होती हैं, जल्दी ही सड़ने गलने लगती हैं, नष्ट हो जाती हैं। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर के अभाव के कारण जो ये जो लॉस है ये बहुत ही ज़्यादा और ज़्यादा जो है वो दुगना हो जाता है हम कह सकते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे जो है कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा कम है, रेफ्रिजरेटेड वैन्स का जो है यहाँ पे जो है बहुत ही ज़्यादा अभाव है। इसी के साथ जो है एक रोबस्ट नेटवर्क जो होना चाहिए ट्रांसपोर्ट का, उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा अभाव है। जो रिमोट एरियाज़ है वहाँ पर भी जो है यहाँ पे कनेक्टिविटी बहुत अच्छी नहीं है, जिसके कारण से वहाँ से जो उनकी जो किसानों की जो उपज है उसको मार्केट तक लाने में जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है नुकसान हो जाता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी जो है वो बहुत ज़्यादा है। अगर हम यहाँ पे देखें कोल्ड स्टोरेज जो है वो मोस्टली जो है वो कहाँ पे होते हैं, नियर द प्रोडक्शन सेंटर होते हैं, जहाँ पर उगाए जा रहे हैं वहीं आसपास में जो है यहाँ पे हमें कोल्ड स्टोरेज देखने को मिलता है। तो उस कोल्ड स्टोरेज वहाँ से जो प्रोडक्शन सेंटर से मार्केट तक लाने के लिए हमें एक रोबस्ट पूरा जो है रोबस्ट नेटवर्क की ज़रूरत है, जिसमें कि हमारे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए, हमारे रेफ्रिजरेटेड वैन्स होनी चाहिए। तो वो उन सब की कमी के कारण जो है लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण जो है यहाँ पर बहुत सारी चुनौती जो है देखने को मिलती है। जो कोल्ड स्टोरेज जो है जो 3 उसमें भी जो 3/4 जो कोल्ड स्टोरेज है वो जो है केवल पोटैटो या फिर आलू के लिए जो है वो डेडिकेटेड है। तो अन्य जो सामग्री है, जो अन्य जो फसलें हैं, उनके लिए कोल्ड स्टोरेज का बहुत ही ज़्यादा अभाव हमें देखने को मिलता है उत्तर प्रदेश के अंदर। इसके बाद अगर हम थर्ड देखें तो फ्लक्चुएटिंग प्राइसेस है, कीमतों में उतार-चढ़ाव है। जैसा कि हम जानते हैं ये जो यहाँ पे स्टोरेज की फैसिलिटी नहीं है, वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी नहीं है, तो किसान जो है वो आधे पौने दाम में भी कभी-कभी जो है अपनी फसल को बेचने के लिए मजबूर हो जाता है। इसी के साथ-साथ अगर हम देखें तो ये जो फसलें होती हैं ये जो है बहुत ही ज़्यादा सीज़नल नेचर की होती हैं। जिस सीज़न में उगा है जब भी कटाई होती है उस टाइम पे तो जो है जो फसलें जो हैं वो सस्ती मिलती हैं, लेकिन उसके बाद जो है
ऑफ सीजन में जो है वही जो सब्जियां जो है वो महंगी हो जाती है। इसके लिए अगर हम एग्जांपल देखें तो अनियन का जो है हम लोग एग्जांपल देख सकते हैं, प्याज का एग्जांपल देख सकते हैं कि हर साल जो है अक्टूबर नवंबर के टाइम में जो है प्याज का जो प्राइसेस हैं वो आसमान छूते हैं। तो यहाँ पे जो फ्लक्चुएटिंग प्राइसेस जो है उसके कारण भी जो है किसानों को बहुत ज़्यादा जो है उससे फ़ायदा नहीं मिल पाता है। इसके बाद हम देखेंगे लैक ऑफ क्वालिटी सीड्स, गुणवत्तापूर्ण बीजों का जो है वो अभाव है। जो मार्केट में जो बीज मिल रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा कई बार देखा जाता है इंफीरियर क्वालिटी के होते हैं, जिसके कारण जो क्रॉप यील्ड है, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं जो प्रोडक्टिविटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो लो होती है। तो जिसके कारण जो है जो कि किसान है उनको बहुत ही ज़्यादा जो है वो फाइनेंशियल लॉस जो है वो झेलना पड़ता है। तो यहाँ पे जो है क्वालिटी सीड्स की भी जो है वो बहुत ज़्यादा कमी है। इसके बाद हम देखते हैं पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, ठीक है। फसल कटाई के बाद जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। अगर हम पोस्ट हार्वेस्ट लॉस की बात करें तो इसको कहा जाता है कि जब भी जो भी फसल कटाई जब भी होती है उसको तब तक जब तक कि वो मार्केट तक पहुँच ना जाए, उसके बीच में जो उसकी क्वालिटी प्लस क्वांटिटी में जो नुकसान होता है उसको हम लोग पोस्ट हार्वेस्ट लॉस जो है वो कहते हैं। जैसे कि हमने बात की कि ये पेरिशेबल आइटम्स हैं, तो यहाँ पे पोस्ट हार्वेस्ट लॉस जो है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। और एक स्टडी के अगर हम हिसाब से देखें तो यहाँ पे 16% जो है फल और सब्जी जो है उसका नुकसान हमें देखने को मिलता है। इसके बाद हम देखते हैं लैक ऑफ अवेयरनेस। जितने भी जो किसान हैं उनमें जो है जागरूकता की बहुत ज़्यादा कमी है। उन्हें जो है यहाँ पे हॉर्टिकल्चर सेक्टर के बारे में, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के बारे में जो है बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है कि उसके लिए जो है क्या-क्या फेवरेबल कंडीशंस क्या-क्या होनी चाहिए हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को उगाने के लिए। इसी के साथ-साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या-क्या टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, ठीक है, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए, वो भी किसानों को नहीं पता होती। उनको क्रेडिट फैसिलिटी के बारे में कोई भी जो बहुत ज़्यादा जो है वो ज्ञान नहीं है। तो अवेयरनेस के कारण जो है वो यहाँ पे हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स जो है वो जो फार्मर्स हैं वो अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं। इसी के साथ-साथ यहाँ पर हम एक पॉइंट और भी देख सकते हैं, लैक ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी, ठीक है? जो कि जहाँ उत्तर प्रदेश में अगर हम ज़्यादातर देखें तो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, ठीक है? छोटे और जो है सीमांत किसान हैं जिनके पास जो है बहुत ज़्यादा जो है इनपुट मतलब कि जो बहुत ज़्यादा वो लोग पैसे इन्वेस्टमेंट करने के लिए उनके पास जो है वो पैसे नहीं होते हैं। तो जिसके लिए जो है उन्हें क्रेडिट पे बैंक से लोन लेने के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा निर्भर होते हैं। लेकिन उनको जो है समय पे कार्रवाई जो है यहाँ पर क्रेडिट जो है वो अवेलेबल नहीं हो पाता है। जो भी हो पाता है वो उनके लिए पर्याप्त नहीं होता है। और कई बार तो ये भी देखा है कि समय से उन्हें क्रेडिट नहीं मिलता और जो भी मिलता है उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़, ठीक है। सिंचाई सुविधाओं का जो है वो बहुत ही ज़्यादा अभाव है। हालाँकि यहाँ पे जो है सिंचित क्षेत्र जो है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जैसा कि हमने देखा है कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। बहुत ही जो दूर-दराज के इलाके हैं, रिमोट एरियाज़ हैं, वहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी नहीं है। जिसके कारण से जो है जो क्रॉप यील्ड जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं हो पाती है। इसके बाद हम देखते हैं पेस्ट एंड डिसीज़ेज़, कीट एवं रोग जो है इसमें जो क्रॉप्स जो होती हैं उसपे भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है और जिसके कारण जो है बहुत ज़्यादा जो फसल जो होती है वो नष्ट हो जाती है, डैमेज हो जाती है। पेस्ट के कारण फंगल डिसीज़ है, बैक्टीरियल डिसीज़ है, उसके कारण बहुत ज़्यादा जो है फसल जो है वो नष्ट हो जाती है। तो जो प्लांट डिसीज़ेज़ होते हैं, जो संक्रमण होता है कीटों के द्वारा, उसके कारण जो क्रॉप यील्ड जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है, जिसके लिए जो फार्मर्स जो हैं उनको मॉनेटरी सेटबैक जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसके बाद हम देखते हैं क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन के कारण भी जो है यहाँ पे जो हॉर्टिकल्चर सेक्टर के सामने जो है बहुत बड़ी चुनौती है। पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि जो टेम्परेचर जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाते हैं, ठीक है? गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ेगी, ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ेगी, तो जिसके कारण जो है यहाँ पे जो है डिजीज़ेज़ और
पेस्ट वाली समस्या जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसी के साथ-साथ अगर हम रेनफॉल पैटर्न देखें तो उसमें भी बहुत ज़्यादा चेंज आए हैं, जिसके कारण जो है ड्रॉट लाइक कंडीशन और फ्लड लाइक कंडीशन जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, जिसके कारण से जो है जो फसल की क्वालिटी और फसल की जो प्रोडक्टिविटी है उस पर जो है नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। तो अब हम देखेंगे कि आखिर सरकार द्वारा जो है वो कौन-कौन से कदम उठाए गए थे, उठाए जा रहे हैं, जिसके कारण जो है हम लोग हॉर्टिकल्चर को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो सबसे पहले क्या है, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर एकीकृत बागवानी विकास मिशन। तो इसको समझने के पहले हम लोग नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन को समझेंगे, राष्ट्रीय बागवानी मिशन को समझेंगे। एक्सक्यूज मी। ठीक है। तो ये जो नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन जो है इसको 2005 और 6 में जो है यहाँ पे इसको जो है लॉन्च किया गया था, और इसके अंतर्गत जो है गवर्नमेंट जो है वो 50% तक जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है फार्मर्स को। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि 50% तक असिस्टेंस देती है नर्सरी के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, नर्सरी के डेवलपमेंट के लिए, प्लांट हेल्थ की क्लिनिक के लिए, कोल्ड स्टोरेज के लिए, रेफ्रिजरेटेड वैन्स के लिए जो है सरकार बहुत ज़्यादा जो है वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन के अंतर्गत। तो इसी के बाद, ठीक है, इसी के बाद जो है वर्ष 2014-15 में जो है मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर को, इसी के आगे जो इसको जो है मर्ज करके जो है यहाँ पे एक नई स्कीम लेकर के आए थे 2014-15 में। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या है, इसके अंतर्गत जो है यहाँ पे जो है उत्तर प्रदेश की हम देखें तो 45 डिस्ट्रिक्ट्स में जो है इसको अभी तक लागू कर दिया गया है। और यहाँ पर जो है इसका उद्देश्य क्या है, जो भी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के अंतर्गत जो भी एरिया है, ठीक है, एरिया जो है उसको और ज़्यादा एक्सपैंड करने का जो है यहाँ पर उद्देश्य जो है वो रखा गया है। तो अगर हम देखें तो ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जिसमें कि जो केंद्र सरकार द्वारा जो है 60% के जो है यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया जाता है, और जो 40% जो है वो स्टेट द्वारा जो है इसमें कंट्रीब्यूट किया जाता है। तो यहाँ पे हॉर्टिकल्चर के ओवरऑल, या फिर हम कह सकते हैं ऑल राउंड ग्रोथ के लिए जो है ये इस स्कीम को लेकर के आया गया था, और इसके अंतर्गत जो भी एरिया है जो है ट्रेडिशनल क्रॉप के अंतर्गत, उसको जो है इसको ट्रांसफॉर्म करना है हॉर्टिकल्चर क्रॉप के अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज देने की बात की गई है, स्टोरेज सिस्टम को और ज़्यादा अच्छा बनाने की बात की गई है, जो जितने भी जो किसान हैं उनको जो है साइंटिफिक तरीके से जो है टेक्नोलॉजी के बारे में बताने की बात कही गई है, और इसी के साथ साथ जो है कैसे न्यूट्रिशन को और ज़्यादा और न्यूट्रिशन को और ज़्यादा कैसे मेंटेन कर सकते हैं क्रॉप्स में, उसमें भी जो है यहाँ पे किसानों को जागरूक कराने की बात कही गई है। इसके बाद हम देखेंगे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अ, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन में जिन 30 डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पर जो है यहाँ कवर नहीं किया गया था, ठीक है, यहाँ पे जैसे कि हमने बताया कि 45 डिस्ट्रिक्ट को जो है यहाँ पे कवर किया गया है, तो जो 30 डिस्ट्रिक्ट जो है वो कवर नहीं हुए थे उसको जो है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत जो है यहाँ पे इसको यहाँ पे वहाँ पे लॉन्च किया गया है। इसमें जो है इनको यहाँ पे टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जाएगा, पोस्ट हार्वेस्टिंग फैसिलिटी के लिए जो है उनको सहायता दी जाएगी कि पैक हाउस कैसे तैयार करने हैं, या फिर जो है जो कोल्ड स्टोरेज को जो है किस तरीके से हम वहाँ पे कैसे टेम्परेचर मेंटेन करना है, किस तरीके से फसल को जो है नष्ट होने से बचाया जा सकता है। तो इन सब की जो है यहाँ पे सूचना जो है, इन्फॉर्मेशन जो है किसानों को दी जाती है। इसी के साथ साथ जो सॉइल हेल्थ को कैसे और बेहतर किया जा सकता है, न्यूट्रिशनल सेफ्टी मेजर्स को भी अपनाने के लिए जो है यहाँ पर बात कही गई है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट स्कीम फॉर SC एंड ST फार्मर्स, अनुसूचित जनजाति किसानों के लिए जो है बागवानी विकास योजना। इसके अंतर्गत जो SC ST फार्मर्स है उनको जो है हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में जो है जागरूक कराया जाएगा, और साथ ही साथ उनको एनकरेज किया जाएगा कि वो जो सब्जी हैं, मसाले हैं, फूल हैं, उनको जो है
को ग्रो करें, उनको जो है अडॉप्ट करें ताकि उनकी इनकम को और ज़्यादा बेहतर किया जा सके। तो जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे हॉर्टिकल्चर टेक्निक्स को कैसे हम लोग अडॉप्ट करके अपनी जो फसल है उसकी जो उत्पादकता है उसको और बेहतर कर सकते हैं, इसमें जो है एससी एसटी फार्मर्स को जो है जागरूक कराया जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं फूलपत्ती डेवलपमेंट प्रोग्राम, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट बेल्ट्स। तो यहाँ पे जो है राज्य सरकार द्वारा जो है इसको 2017-18 में लेकर के आया गया था, जो कि 5 साल के लिए, ठीक है, 5 साल के लिए इस स्कीम को लेके आया गया था 2021-22 तक। इसके अंतर्गत जो है फ्रूट बेल्ट्स को जो है यहाँ पे विकास करने की बात कही गई थी। इसके अंतर्गत जो है 3 फ्रूट बेल्ट जो है उसका विकास किया गया था। एक है मैंगो का, एक है गुआवा का और एक है गूसबेरी का, आम का, अमरूद का और अ, आंवले का, ठीक है। तो यहाँ पर जो है फूल पत्ती डेवलपमेंट प्लान लेकर के आया गया था, बीटल डेवलपमेंट स्कीम है, पान विकास योजना लेकर के आई है राज्य सरकार, जिसमें कि जिसके अंतर्गत जो है यहाँ पे बीटल प्रोडक्शन, जो पान के जो पत्ते हैं उनके प्रोडक्शन में बेहतर टेक्निक को कैसे लेकर के आया जा सकता है ताकि उसकी उत्पादकता को और ज़्यादा बढ़ाया जा सके। बीटल फार्मिंग जो है उसको कैसे और बेहतर किया जा सकता है, साइंटिफिक और ऑर्गेनिक मेथड को जो है अपनाने की इसमें बात कही गई थी। इसके बाद हम देखते हैं सरकार जो है कई प्रकार से जो है सब्सिडी किसानों को देती है। जैसे कि अगर हम बात करें तो बुंदेलखंड के, अगर वहाँ पे बुंदेलखंड रीजन में अगर फार्मर्स जो हैं हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को अडॉप्ट करते हैं तो उनको बहुत प्रकार की जो है सब्सिडी दी जाती है। सेंटर फॉर एक्सीलेंस को डेवलप करने की बात कही गई है प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। जो राज्य के जो 75 जिले हैं वहाँ पे जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को बनाने की बात कही गई है। इसी के साथ साथ जो हॉर्टिकल्चर का जो अंतर्गत जो एरिया है उसको भी बढ़ाने की बात की गई है, जो अभी 11.6% है उसको 2027 तक जो है 16% तक बढ़ाने की बात कही गई है। इसके साथ ब्रांडिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, जो राज्य सरकार द्वारा जो है जितने भी जो प्रोड्यूस हैं उनको कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको की ब्रांडिंग की जाती है। जैसे कि एग्जांपल के लिए ताज ब्रांड का जो है पोटैटो है, आलू के लिए जो है ताज ब्रांड लेकर के आई है, जिससे कि जो है उनकी डिमांड को, ठीक है, उनकी डिमांड को और ज़्यादा बढ़ाया जा सके और साथ-साथ जो है उनके लिए जो है प्राइसेस को भी और ज़्यादा बेहतर किया जा सके। इसके बाद हम नेशनल मिशन फॉर माइक्रो इरिगेशन देखते हैं। तो इसके ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसके अंतर्गत जो है यहाँ पर ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम को जो है इंस्टॉल किया जाएगा और ये राज्य के 75 डिस्ट्रिक्ट में जो है यहाँ पर लॉन्च की गई है। इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि आखिर आगे क्या-क्या किया जा सकता है। तो सबसे पहले है पेस्ट एंड डिजीज कंट्रोल मेजर्स लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए जो है इंडिजिनस प्रेडेटर्स को जो है हम लोग एम्प्लॉय कर सकते हैं, जिससे कि जो पेस्ट है उसको हम लोग रेगुलेट कर सकें। इसी के साथ-साथ जो है हम लोग क्रॉप रोटेशन टेक्निक को अपना सकते हैं और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे और ज़्यादा जो है यहाँ पे हमें ध्यान देना होगा ताकि जो है हम लोग जो पेस्ट और डिसीजेस को जो है वो कंट्रोल कर सके। इसके बाद हम देखते हैं बेटर क्वालिटी सीड से हैं, यहाँ पर उनको जो है फार्मर्स को उपलब्ध कराना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और यहाँ पर जो है एक नई वेराइटी की जो है सीड्स लेकर के आने की ज़रूरत है, जो कि हमारे जो यहाँ की कंडीशंस जो है एनवायरमेंटल कंडीशंस के हिसाब से जो है वो सुटेबल हो, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे क्रॉप यील्ड जो है वो और बेहतर होगी और डिसीजेस जो हैं, जो उतने भी जो डिसीजेज है, जो बीमारियां हैं फसलों में, उसको जो है रोकथाम करने में हमें मदद मिलेगी। इसके बाद हम देखते हैं यूज ऑफ मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स। तो यहाँ पे जो है प्रिसीजन फार्मिंग है, ड्रिप इरिगेशन है, ग्रीन हाउस प्रोटेक्टेड फार्मिंग है, ठीक है। एआई की मदद से, रोबोटिक्स के मदद से जो है यहाँ पर हम लोग फसलों की जो उत्पादकता है उसको और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। इम्प्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, बुनियादी सुविधाओं में हम लोग को सुधार करने की ज़रूरत है। स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन है, कोल्ड स्टोरेज है, टेम्परेचर कंट्रोल वेयर हाउसिंग फैसिलिटी है, तो इन सब पे जो हमें काम करने की ज़रूरत है। ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती में जो है हमें उसकी तरफ बढ़ने की ज़रूरत है ताकि जो है यहाँ पे सस्टेनेबल और फेवरेबल एक एनवायरनमेंट में हम लोग कोई भी जो है फसल को उगा सके, जिससे कि जो है यहाँ पे जो भी हमारी फसल होगी वो सेफ टू कंज्यूम होगी, ठीक है। उसको कंज्यूम करने के लिए सेफ होगी। इसे ये जो क्रॉप्स होंगे वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होंगे, इनकी यील्ड जो है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होगी और ये जो है प्रॉफिटेबल भी बहुत ही ज़्यादा होंगे। इसके बाद है एक्सपेंशन ऑफ
रिलेटेड इंडस्ट्रीज, जो संबंधित उद्योग है उनका भी विस्तार करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि जो है जो भी पोस्ट हार्वेस्ट लॉस जो हो रहा है उसको हम लोग कम कर सकें। जैसे कि अगर हम फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं, तो उसको और ज़्यादा बेहतर करने की ज़रूरत है, ठीक है? जो टेक्नोलॉजी के साथ हम अगर हम फार्म की प्रोडक्टिविटी को और ज़्यादा बेहतर करते हैं, तो यहाँ पे जो उससे रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ जो हैं उसको भी और ज़्यादा हमें बेहतर करना होगा, ताकि जो है उसकी डिमांड को जो है जो भी हमारी जो उपज जो है उसकी डिमांड को बढ़ाया जा सके। ठीक है? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हॉर्टिकल्चर या फिर बागवानी को बढ़ावा देकर जो है किसानों की आय में हम लोग वृद्धि कर सकते हैं, और साथ ही राज्य की अर्थव्यवस्था में जो है बागवानी के शेयर को जो है वो बढ़ा सकते हैं। ठीक है? तो राज्य की जो जीएसडीपी जो है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है, उसमें भी हमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो रिलेटेड इंडस्ट्रीज को भी बढ़ावा देने की ज़रूरत है, ताकि हम लोग जीएसडीपी को और ज़्यादा बेहतर बना सकें। ठीक है? तो ये हमने 6 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। तो इस बार हमने ना थोड़ा-सा यहाँ पे चेंज किया है थोड़े से पूरे उसमें पैटर्न में, क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो है यहाँ पे हमने उसके क्वेश्चंस अभी दे दिए गए हैं, ताकि आप उसे अटेम्प्ट करें। ठीक है? और नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो ये यहाँ पर क्वेश्चंस दिए गए हैं पेपर 1 के, पेपर 2 के, पेपर 3 के। आप इसको पॉज़ करके जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, और इसको जो है आप अटेम्प्ट करिए। इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो है यहाँ पर पूरा डिस्कस करेंगे, और अपने आप आंसर राइटिंग, आप जो भी आंसर राइटिंग कर रहे हैं उसके लिए आप हमारे एक्सपर्ट्स जो है अपने आंसर्स को चेक करा सकते हैं। उसके लिए आप हमारे मेन का जो पेड ग्रुप है उसको ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको एक्सपर्ट्स द्वारा जो है आपको पूरा फीडबैक दिया जाएगा। आपके एक्सपर्ट्स द्वारा जो है आपकी कॉपीज़ चेक की जाएँगी, आपको पर्सनल फीडबैक दिया जाता है, ताकि आपको अपने आंसर को और बेहतर बना सकें। ठीक है? सो दैट इज़ ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू सो वेरी मच।